ओके जी, एकदम ठीक। अच्छा भाई, क्योंकि हमने बड़े छोटे से टाइम स्पेन में हमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, कोशिश करना है कि हमें 1.5 घंटे में पूरा ऑडिट रिवाइज हो जाए। तो थीम कुछ ऐसी होगी कि मैं आपकी तरफ सवाल फेंकूंगा और अकॉर्डिंगली आप मुझे उसका जवाब देंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या लिखते हैं। सही है जी। तो बिफोर आई प्रोसीड विद माय स्लाइड्स एंड रिवीजन स्लाइड्स, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। हम रिस्क से शुरू करेंगे, हम इंटरनल कंट्रोल की दुनिया घूमेंगे, हम सब्सटैंडिव पे जाएंगे, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्वालिटी, रिपोर्ट, एवरीथिंग सब करके उठेंगे आज। पर वो कंटेंट का रिवीजन होगा। सही है। और कंटेंट का रिवीजन ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड बाय वर्ड अंग्रेजी कराऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछूंगा और आपको जज करूंगा कि क्या आपको वो याद है या नहीं है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी ऑल टुगेदर। एचपी भाई कह रहे हैं कि डबल वॉइस आ रही है। बेटा, दो जगह माइक लगाया हुआ होगा तुमने, यहाँ से एक ही जा रही है। आगे सुने। मैं जब आयजा 315 की बात करता हूँ तो क्या ये रिस्क असेसमेंट है? हाँ या नहीं? यस, ऐसा है। अच्छा, मतलब रोजे में हो तो यार थोड़ा एनर्जेटिक होना है। हाँ या नहीं? अभी भी वो मज़ा नहीं आया। हाँ या नहीं? ओके जी, ओके। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं आयदा 315 की बात करता हूं तो आप ये कहते हैं कि मैंने किसी भी इदारे का ऑडिट शुरू ही नहीं करना जब तक मैं उसकी रिस्क असेसमेंट कर लूं। अब एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे और तुम बताओगे। पहले, सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? मैं फिर रिपीट करता हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? हाँ जी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नहीं जानी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नाजिश, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। देखो ये बड़ी वो बेसिक बेसिक आज चीज़ें खेलूंगा तुम्हारे साथ। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं। ये करके तुम्हें रिस्क पता लगते हैं। पर जब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा तो इसके अंदर क्या करूंगा? अंडरस्टैंड करूंगा एंटिटी को, इन्वायरमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? ये सोचना है, क्योंकि देखो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर करके निकलो आज। अच्छा, आगे फिर मैंने कहा कि जब मैं एंटिटी के अंदर उसकी इन्वायरमेंट को समझूंगा, उसके ऑपरेशंस को समझूंगा, और क्या क्या समझ सकते हैं किसी भी इदारे में, क्या क्या समझ सकते हैं उसके इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी एंटिटी के अंदर एंटर हुआ तो मैं उस इदारे के बारे में क्या क्या समझूंगा? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे एक एक करके। अगर आप फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं तो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर समझ के मुझे क्या मिलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन में तो ऐसे ही बने रहना है। क्या मिलेगा फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को समझ के? इक्विटी या फिर डेट, इससे क्या मिलता है? नहीं, आपको पता लगता है कि आपको पता लगता है, नहीं 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 नहीं, आपको पता लगता है कि कंपनी हाईली गेट तो नहीं है, डेट कोवेनेंट्स का मसला तो नहीं है, ये बात। चलो एक और बात, ओनर्स का क्यों समझते हैं? ओनर्स, उसके ओनर्स कौन है? इंटेग्रिटी। आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करते जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। आपको पता है कि उसके ओनर्स पे नैब के केसेस चल रहे हैं, तो उसकी क्या ही इंटेग्रिटी होगी, क्या ही गवर्नेंस होगी। डायरेक्टर्स करप्ट लोग हैं तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लेट द अर्निंग्स, वो कभी भी सही अकाउंटिंग। तो आपको याद है, एक कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर का प्रिंसिपल है, इंटेग्रिटी का, नॉट टू एसोसिएट योर सेल्फ विद एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो यहीं से तो बचना है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, तभी वो कहता है समझो उसको। यहां तक अलाइंड है। अच्छा, क्या मुझे सीजनल एक्टिविटी समझने की नीड होती है? अच्छा, अब एक एक करके जानी, सीजनल एक्टिविटी क्यों समझनी है अमजद? ऑनलाइन में तो आप भी बताएंगे सीजनल एक्टिविटी क्यों समझनी होती है। उसमें लिखा हुआ है, देखो आप जब जब एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो ना तो आपको पता लगता है अनयूजुअल हाइक्स क्या हैं। तो जब अनयूजुअल हाइक्स आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि वहां पे बनते भी हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक आइसक्रीम कंपनी है, सर्दी में सेल डबल हो गई, स्वेटर बनाती है, गर्मी में सेल डबल हो गई, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात बताओ, किसी भी इदारे के ऑपरेशंस को समझने से क्या कोई रिस्क मिलता है? अच्छा, आप देखो, वो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, गिव 2-3 एग्जाम्पल ईच वन ऑफ यू।
कि ऑपरेशंस को समझने से रिस्क कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं ना ऑपरेशंस, देखो यहाँ पे हसनैन कह रहे हैं कंट्रोल्ड एफिशिएंसी ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशंस, बिजनेस को समझने से आपको रिस्क कैसे मिलेगा। एक एक करके हाँ कोई नहीं, बोलो बोलो, सोच के बताओ। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, सुकून से बताओ। नहीं देखो, अगेन यहाँ पे देखो इनहेरेंट 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 बहुत जनरिक बोल रहे हो। सुन लो, आज सिखा के बेचता हूँ। देखो एक बच्चे ने यहाँ पे बताया, सुने, अगर एक इदारा है जैसे कि आप, और ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं अभी, सही है, जैसे मिन्हा ने यहाँ पे कहा कि अगर वो फॉरेन करेंसी में डील करता है तो IS-21 का रिस्क ऑपरेशन से पता लगेगा, हाँ या नहीं। दूसरा, अगर एक इदारा आप एटलस होंडा का ऑडिट करने गए, वो एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो आपका रिस्क निकल के आता है, यस, IFRS 15 का, कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मल्टीपल हो और एलोकेट ना हुई हो, और ऑल टुगेदर आपने उस पर जब एलोकेट नहीं किया तो ट्रांजैक्शन प्राइस भी एलोकेट गलत की होगी, और आपने रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम की जगह ओवर टाइम, और ओवर टाइम की जगह। पर मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ मेरे भाई कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले आपने देखना होगा नेचर ऑफ बिजनेस, तभी तो मैं कहता हूँ ऑपरेशंस को समझो। अब आप लोग समझ के तो आए हुए हैं, सही, हमने बहुत सारे सवाल भी किए हैं, देख के समझ आता है, पर वो निकलता कहाँ से है, आज मैं वहाँ पे हेड कर रहा हूँ। क्लियर है? आगे सुने, ये भी बात हो गई। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था, आपने बताया था कि जब बैंक होता है तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रिस्क होता है, तो वो इनहेरेंट रिस्क है जो उसके नेचर की वजह से है। यहाँ तक हम अलाइन है। चलो, मैंने एक टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, प्लीज़ सुनना, मैं एक टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और मुझे इन्वायरमेंट से पता लगा कि 5G आने वाला है, तो मुझे बताओ क्या इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट का रिस्क है? तो अब ये आप रिलेट तब कर पाए जब यू नो द ऑपरेशंस, यू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ इसको इफेक्ट। अच्छा, कायदे कवानीन हमें पता होने चाहिए सारे, या जो इस एंटिटी को इफेक्ट कर रहे हो, अच्छा वो सारे पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस होंगे तो इस पर इफेक्ट आएगा, ऐसा है। अच्छा, जैसे कि अभी मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, तो वो बैंक के ना टैक्स के रेट चेंज हो रहे हैं, तो अब जो डेफर टैक्स भी बुक होगा वो पुराने के हिसाब से होगा, नए के हिसाब से? नए के हिसाब से। तो मुझे पता था ना, तो वो जो उन्होंने अकाउंटिंग करके दी हुई थी वो गलत करके दी हुई थी, हमने उसको सही किया। तो वो कैसे सही किया? जब आपको पता था कि आपने ये रिस्क देखा हुआ है, आपको एनवायरनमेंट से पता लगा है कि ये चेंज हुआ है, और यही लाइक्लीहुड है कि उसने उस चेंज को अकाउंट फॉर नहीं किया होगा। हमारा रिस्क होता है, हम उसको कन्फर्मिटी से नहीं कहते। एक तो ये हो गया कि इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। अच्छा, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को रीड करने से कुछ मिलता है? सिग्निफिकेंट मैटर्स पता लगते हैं? पक्की बात है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट के मिनट्स, उन्होंने कोई मैटर आइडेंटिफाई किए तो वो भी आपको हेल्प होगी। चलें, ये तो ये हो गया। क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने से भी कुछ मिलता है? रिस्क असेसमेंट। चलो एक एक करके एनालिटिकल की बात करते हैं, ताकि इस रिस्क के चैप्टर कोई खुदे लाइन लगाते हैं ना। मैं अगर ये कहता हूँ मेरे एडवर्स की रेशियो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मेरे एडवर्स की रेशियोज हैं, तो क्या रिस्क है? गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अच्छा, मैं कंफर्मिटी से क्यों नहीं कह रहा, रिस्क क्यों कह रहा हूँ? यस एग्जैक्टली, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब आगे सुने, क्योंकि उसके प्लान होगा जो भी है, क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू वेदर दे आर गोइंग कंसर्न और नॉट, अनलेस द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट और दे डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव रियलिस्टिक टू डू सो। वो वाली बात लिखी हुई है। जब तक वो खुद तय नहीं कर लेता, आपको ही नहीं होता। हाँ, आपने ही देखना होता है कि क्या उसकी असेसमेंट रीजनेबल है या नहीं है। दिस इज द केस जो हमें देखना है। चलें, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे डेटर डेज ऊपर जा रहे हों? उसके क्या मतलब है? रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। अच्छा, इन्वेंट्री डेज ऊपर जा रहे हो। अच्छा, और हमने फिर फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से भी कंपेयर करना होता है। आपको पता लगे इस साल कोई बहुत सारी ब्रांचेस खुली हैं, तो रेंट एक्सपेंस बढ़ना चाहिए। अच्छा, पर यहाँ पे भी अगर मैं आपको पकड़ूँ, रेंट एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए, उसकी IAS 16 की अकाउंटिंग होनी चाहिए। IFRS 16 PP नहीं हुए, लीजेस।
तो IFRS 16 की अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर आप ये देखें कि रेंटल एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपका एक रिस्क ये आएगा कि उसने ऑपरेटिंग लीज तो नहीं कर ली, जबकि लेसी के लिए हर लीज फाइनेंस लीज होती है। एक ये चक्कर भी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं रिसर्च पे भी खर्चा करता हूँ, डेवलपमेंट में भी खर्चा करता हूँ, इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन का, पक्की बात है। चलो अब एक और चीज़, मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ जहाँ पे वो खुद PPE बनाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी कैपिटलाइज करते हैं। इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन का रिस्क है क्योंकि हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट ये कि क्या इसकी सैलरी कैपिटलाइज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है नहीं क्योंकि इसमें बहुत जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। और जब मेरे बच्चों में बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होती है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, तो इट में अट्रैक्ट अ कैम। पर अगर इसी की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा हो, कैम नहीं आएगा। अच्छा, EOM भी नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि पहले ओपिनियन पे जाएगा, वो क्लियर होगा तो फिर EOM आएगा, या पहले भी कैम आएगा। और अगर कैम नहीं है तो EOM होगा, क्योंकि एक चीज़ जो कैम है वो EOM नहीं हो सकती। तो ये तो हमने ज़रा सोचा हुआ भी है, क्लियर है। तो पूरी चौरंगियाँ आपस में लिंक्ड हैं। चलें, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने एक फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से, फिर मैंने आपको कहा था कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कम हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको वो डॉज देगा, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा होगा, कमीशन भी इंक्रीज हो रहा होगा, आपको लगेगा कुछ भी मसला नहीं है, बट एज अ परसेंटेज देखोगे पहले 5% था तो आज भी, क्योंकि अभी भी रिसेंटली मैं एक मतलब खैर इजी पैसा बता देता हूँ, अभी हो गया, इजी पैसा का ऑडिट कर रहा था तो हुआ ही है कि मैंने एज अ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखा, उनका रेवेन्यू। तो आपने आजकल पता नहीं कोई इजी पैसा यूज़ करता है, उन्होंने कार्ड निकाले, उस पर ह्यूज डिस्काउंट्स हैं, 50% के डिस्काउंट है। वो उनका मार्केटिंग इंसेंटिव है कि वो और कस्टमर्स को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आप देखो जहाँ जहाँ भी जैज़ कैश की जगह अब इजी पैसा और ऊपर आ रहा है, तो वो खैर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मैंने कहा भाई मुझे इन्वायरमेंट से ये पता है कि इसका एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, तो वो इंक्रीज, बच्चा कह रहा था देंगे बहुत हो रहा है, मैंने कहा बेटा तो परसेंटेज देख, बोला सर ये तो नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा क्या हुआ, फिर पता लगा कि उन्होंने एक्सपेंस बुक किया हुआ था, क्लासिफिकेशन गलत हो गई थी, तो हमने क्या किया, अलग जगह लगा दिया। तो भाई जो एक्सपेंस है उसके नाम से दिखाओ, ऐसा है ना। तो क्या क्लासिफिकेशन की गलती भी गलती होती है? पक्का, क्योंकि मैनेजमेंट का दावा होता है कि मेरी प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही होती है, तो उस पर भी तो काम करते हो ना, ये बात है। अच्छा खैर, फिर हमने कहा कि यार अगर मैं देख रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री डाउनवर्ड जा रही है और मैं माशाल्लाह छक्के मार रहा हूँ और वो सीधे सीधे मेरा रेवेन्यू आसमानों को जा रहा है, तो क्या ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू का रिस्क है? चलो ये तो हो गई रिस्क की बातें, ये तो हो गई रिस्क की बात है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं, अच्छा मैं पहले सोच के आया था कि मैं एक एक करके पढ़ूंगा, पर मैंने कहा ज़्यादा अच्छा है कि हम डिस्कस कर करके उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा पहले बताओ, रिस्क ओवरऑल रिवाइज हुए एक एक करके। चलो अब जब ये मैंने बातें कही आपसे कि चलो भाई ये वाला रिस्क है, ये थे, अब रिस्क को मैं कनेक्ट करूँगा प्रोसीजर से भी, पर पहले आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कंट्रोल रिस्क भी होते हैं? अच्छा, ये जो मैं एनालिटिकल से निकालता हूँ वो इनहेरेंट होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस को देख के, अनयूजुअल चीज़ों को देख के, ये सारी चीज़ें। अच्छा अब मैंने कहा एनालिटिकल में कंट्रोल रिस्क पे आता हूँ। एनालिटिकल में क्या मैं ये कर सकता हूँ मंथ ऑन मंथ सेल्स देखूँ? और अगर मेरी सेल्स, प्लीज़ सुनना, अगर मेरी सेल्स ईयर एंड के करीब करीब बुक हो रही है तो, अच्छा मेरे एस्टिमेट्स अनरीजनेबली चेंज हो रहे हैं, फॉर रिस्क हो सकता है, क्योंकि अनरीजनेबली चेंज होने का मतलब उसमें बायसनेस है, ऐसा ही है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ मेरे कंट्रोल लैप्सेस होते हैं वहाँ भी फ्रॉड के चांसेस होते हैं? होते ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा मैनेजमेंट का जो बोनस है वो प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड है, इंसेंटिव है। अच्छा और मैं IPO करने जा रहा हूँ, लोन लेने जा रहा हूँ, लोन लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी रिस्क है, पक्की बात है। कौन सा रिस्क है? फ्रॉड रिस्क। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। अच्छा मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि मुझे ये बताएं व्हाट आर द कंट्रोल्स दैट यू हैव प्लेस्ड over the identification of related party relationships and transactions. Management saying that we don't have any sort of controls over identification of related party relationship and transactions. तो आपका क्या रिस्क है? अब फिर फ्रॉड रिस्क भी आएगा, फिर फ्रॉड रिस्क भी आएगा, क्योंकि RP से फ्रॉड रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा चलो फ्रॉड रिस्क तो आ गया, पर आपका एक रिस्क ये भी हो जाएगा ना कि अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो अच्छा इसके लिए आप बहुत जूनियर टीम लेके आओगे, हाई एक्सपीरियंस,
जिसको तमीज़ हो कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। अच्छा बच्चे नहीं लाओगे, अच्छा हाई एक्सपीरियंस टीम के साथ साथ सुपरविजन रिव्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सुपरविजन भी ज़्यादा हो जाएगा, रिव्यू भी ज़्यादा हो जाएगा, और आप ये कह रहे हैं इन यू विल इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आई थिंक ऐसे भी आप देखेंगे, ऐसा ही है भाई। चलें ये भी बात समझ आ गई। तो ये तो हो गया फ्रॉड का मामला। अच्छा तो फ्रॉड के लिए ये तो आपने हो गया ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड रिस्क, पर क्या कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी होते हैं फ्रॉड के लिए? नहीं, सुने सुने, फ्रॉड के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे वो डिपेंड करेगा हालात वाक़यात के ऊपर कि अगर देखो यहाँ पे बच्चे ने कहा जेई टेस्टिंग ना, जेई टेस्टिंग तो स्पेसिफिक एरिया की होगी। यानी फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से पूछोगे कि भाई मुझे बताओ कि आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, तो आपको याद है वो हमने कंप्लीटनेस के प्रोसीजर किए थे, इस साल की लिस्ट को पिछले साल की लिस्ट से मैं कंपेयर कर रहा था एंड सो ऑन जो चल रहा था। अच्छा तो फिर हम ये भी देख रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो एक एक करके याद कराते हो, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? शेयर होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, या शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डर रजिस्टर देखते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी देखते हैं, रिटर्न्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टैक्स रिटर्न्स हो गया, और क्या देख सकते हैं? बीओडी मिनट्स। अच्छा और कुछ ऐसा? अच्छा क्या मैं की एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकता हूँ? ठीक है, उसको कौन से पर्क्स दिए हुए, तो ऐसा तो नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो वो भी तो आरपी कहलाएगा ना। अच्छा वैसे आपस की बात है, क्या की मैनेजमेंट पर्सनल आरपी होता है? हाँ। अच्छा की मैनेजमेंट पर्सनल वो होते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी तो आपको चाहिए ना कि उनसे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अच्छा डायरेक्टर की बेगम, डायरेक्टर का भाई, बेटा, सही है ना, भाई भाई नहीं, क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, सही है। खैर एनीवेज जो डिपेंडेंट्स होते हैं बेसिकली वो होता है। चलें ओके, ये भी बात समझ आती है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि ये तो हमने इसलिए मेक श्योर करना है ना कि हमें सारे रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को पता लग सके, एग्रीड है। अब हम आते हैं कंट्रोल्स पे, ज़रा प्लीज़ सुनना, फोकस करा इधर। अब हम ये कह रहे हैं कि यार मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाता है अगर यू वांट टू आइडेंटिफाई द रिस्क, तो आप एक काम ये करेंगे, आप कंट्रोल्स का जायजा भी लेंगे। कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक मिनट अमजद, कंट्रोल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट के बनाए गए कानून ताकि फ्रॉड और एरर ना हो सके, policies and procedures that has been implemented and maintained by the management so that there will be deterrence of या prevention of fraud और error। ये है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो उस जबान में बात करते हैं कि वो कहता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, कायदे कवानीन होते हैं। आपको कहा जाता है बीइंग एन ऑडिटर आप उस कायदे कवानीन को समझें, उस कायदे कवानीन को डॉक्यूमेंट करें और फिर जायजा लें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर्स लगाए या पॉलिसीज लगाई हैं क्या वो आपके उस रिस्क को केटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एक एक करके रिस्क की बात करें तो टेक्निकली वो सारी असर्शंस हैं। कंप्लीटनेस के रिस्क को केटर कर रहे हैं, अकरेंस के रिस्क को केटर कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस के रिस्क को केटर कर रहे हैं, वैल्यूएशन के सारे कंट्रोल उसलिए लगाए जाते हैं। पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड हो? अब एक एक करके उसको हम देखते हुए निकलते हैं। जब हमें बताया गया कि भाई आप कंट्रोल्स का भी जायजा लो, तो हम क्या सारी एक्टिविटीज का जायजा लेंगे या सिग्निफिकेंट क्लासेस का? सिग्निफिकेंट क्लासेस का, क्योंकि इमटेरियल का इफेक्ट नहीं होता, आप समझते हो ऑब्वियसली, पर उसको टेस्ट नहीं करते। समझना तो सब पे होता है, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग सब पे लेनी होती है, पर टेस्टिंग सिग्निफिकेंट क्लास की होती है। एग्रीड है? क्यों होती है? क्योंकि आप रिस्क असेस करना चाहते हो। आ जाओ जी आगे चलते हैं। मैंने कहा लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेवेन्यू। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे। मैं रेवेन्यू पे मैंने बोला, क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा भाई ये बता, अब कहानी सुननी है तुम लोगों ने, कैसे कनेक्ट करूंगा। क्लाइंट से मैंने पूछा कि भाई ये बता दे कि तुम्हारे यहाँ क्या हिसाब किताब है, क्या तुमने इक़्तिदामात किए हैं कि तुम ये मेक श्योर करो कि कोई भी सेल हो जाए तो फ़ौरन से रिकॉर्ड हो जाए। सवाल क्या है? कोई भी सेल हो जाए फ़ौरन से रिकॉर्ड हो जाए। ये मैंने उससे सवाल किया है
कि ये सवाल है मेरा, इसका जवाब दे दो, इस पर क्या कंट्रोल लगा भाई, क्या पॉलिसी है तुम्हारी, यानी क्या कंट्रोल हो सकता है? सोचो सोचो जल्दी, क्या कंट्रोल हो सकता है जानी? हाँ भाई देखो, प्रॉम बुकिंग ऑफ सेल्स, रियल टाइम, ओ भाई नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि कहने का मतलब ये है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अनरिकॉर्डेड सेल्स ना हो। सही, कंप्लीटनेस की बात हो रही है, पहले तो ये भेजे में कर लिया, एग्रीड। अब दो चीज़ें, एक बच्चे ने यहाँ पे बताया कि सर ये ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, वंस द जीडीएन इज बुक्ड सेल्स विल ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द लेजर। एक तो ये हो सकता है, ये कौन सा कंट्रोल हो गया? आईटी, ये तो आईटी कंट्रोल हो गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम वाला, सही है, वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। या तो मैं रिकंसिलिएशन बनवा लूँ, किस चीज के बीच में? जीडीएन और जीएल के बीच में। क्या दिस विल मेक श्योर कि सारी की सारी सेल रिकॉर्ड हुई? चलो मैंने क्लाइंट से पूछा, अच्छा अगर मुझे बताओ ये कंट्रोल मैं गायब कर दूं, तो जब आप ऑडिट कर रहे होगे, फिगर्स की वेरिफिकेशन कर रहे होगे, मुझे 100% पता है आपका कंप्लीटनेस का रिस्क आ जाता। हाँ तो नहीं, तो आपको क्या ये एनवायरनमेंट से पता लगा? अच्छा, ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग से पता लगा या इंटरनल कंट्रोल से? इंटरनल कंट्रोल से पता लगा। तो वो यही कहता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स को समझोगे तो भी तुम्हें रिस्क निकल के नजर आते हैं और उस पर भी बात करोगे। तभी तो हम कहते हैं एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, तीनों को समझो, तुम्हें एक एक करके रिस्क निकलते हुए सामने आएंगे। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओगे, प्लीज सुनना फोकस के साथ, ये भी हो गया। अब मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे बैड डेट्स कम से कम हो। नहीं तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे खिजरा ये बताओ कि मुझे आपने क्या कंट्रोल लगाया हुआ है कि आपके इदारे में बैड डेट्स कम से कम हो, तो आप क्या कंट्रोल्स बताएंगी? क्रेडिट लिमिट सेट होगी और क्रेडिट लिमिट चेक होगी, नहीं एजिंग बनेगी, टाइमली एजिंग बनेगी, क्रेडिट लिमिट जो अप्रूव करने वाला होगा वो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, और जो रिकवरी करने वाला होगा वो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, वो सेल्स का बंदा नहीं होगा। यहां तक अलाइंड हो? ओके अच्छा, तो फॉलोअप भी होने चाहिए, तो ये सारी चीजें। अच्छा एजिंग अगर देर से अपडेट हो रही है तो ये डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये है कि हम तो पहले ही रिकॉर्ड करके बैठे हुए होंगे जबकि उसकी लिमिट ऑलरेडी ब्रीच होगी। तो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, कोई ऐसा आईटी कंट्रोल, क्योंकि हम पूरा ऑडिट घुमा रहे हैं तुम्हें, कोई आईटी कंट्रोल जो कि ये मेक श्योर करे कि सेल्स ऑर्डर ही ना बन पाए अगर उसकी लिमिट ब्रीच हो गई है? लिमिट चेक कंट्रोल। अच्छा अंग्रेजी तो बताओ कैसे लिखेंगे? नहीं, a limit check control should be placed so whenever any customer order is trying to be processed from the system, it will not allow to be processed because limit check control will prevent the sales order processing। यानी हम कह रहे हैं कि भाई लिमिट चेक कंट्रोल लगा दो, लिमिट चेक कंट्रोल उसको प्रोसेस नहीं करने देगा क्योंकि उसकी लिमिट क्या हो चुकी है। अच्छा तो मुझे बताओ विद इन द सिस्टम भी क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती हैं? यानी लिमिट चेक कंट्रोल जो लिमिट सेट करेगा सिस्टम के अंदर, वो सेल्स का बंदा होगा या क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन का? तो कहने का मतलब है ये भी देखना है कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होगा, वो ये चेक करेगा, इवन दो मैनुअल नहीं है, ऑनलाइन में भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वैसे एजिंग या तो मैनुअल बनती है या ऑटोमेटिक बनती है, तो अगर एजिंग मैनुअल बनती है या ऑटोमेटिक बनती है, तो मुझे एक बात बताओ, ऑटो एजिंग बनानी हो मुझे अगर, तो मैं क्या कंट्रोल लगा सकता हूं? कंट्रोल बताओ बेटा, कंट्रोल बताओ, एक्सेप्शन ये चवले नहीं मालूम मेरे सामने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ऑटोमेटिक एजिंग बनानी है तो मैं आईटी कंट्रोल कौन सा लगा सकता हूं? तो उसमें क्या, उसमें यहां पे रेंज स्ट्रेस, रेंज स्ट्रेस यानी रेंज स्ट्रेस कंट्रोल लगा सकते हो कि इस रेंज में होगा तो इस बकेट में क्लासिफाई करते हैं, इस बकेट में होगा तो इसमें क्लासिफाई करते हैं, ये चीज है। और इसमें भी लिमिट चेक लग सकता है क्योंकि आपका एक क्रेडिट पीरियड होगा ना, उससे क्रॉस हुआ तो वो एजिंग में फेंक देगा उसको,
यानी उसको हम कहते हैं ना कि भाई आप वो लिमिट चेक लगाया हुआ है कि वो काउंट करता रहे। तो जैसे ही रेंज क्या है भाई, इतने दिन पुराना हो गया, इतने दिन पुराना हो गया, तो वो अलग अलग बकेट्स में करता रहेगा उसको। तो ये समझने की बात है, या तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम ऑटोमेटिक करे या एक मैनुअली बंदा करता हो, जो भी है बनना चाहिए, मकसद बनना है, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। अच्छा मुझे बताओ, जो प्राइसिंग होती है, क्या प्राइस लिस्ट अप्रूव्ड होती है? अच्छा डिस्काउंट भी अप्रूव्ड होते हैं? अच्छा अगर प्राइस लिस्ट अप्रूव नहीं है तो क्या मसला है? अनऑथराइज सेल्स हो जाएगी। नहीं नहीं, अनऑथराइज सेल्स का मतलब है कंपनी के रेवेन्यू का नुकसान है, क्योंकि जो सेल 100 रुपए की होनी चाहिए थी वो 60 रुपए की हो रही होगी। ऐसा ही तो अनऑथराइज डिस्काउंट होना। अच्छा तो अगर मुझे इस पर ऑटोमेटिक कंट्रोल लगाना है तो क्या कंट्रोल लगा सकते हैं? नहीं, लिमिटेड एक्सेस राइट्स तो हैं, बट बार कोड्स हो गए। नहीं, बार कोड्स हो गए, सही है। आप जो बोल रहे हो ना कि लिमिटेड एक्सेस राइट्स, तो आप ये बोलोगे कि भाई लिमिटेड एक्सेस राइट्स, क्योंकि नो वन हैज अ राइट टू चेंज द प्राइसिंग इन द सिस्टम। सेल्स ऑटो पिक करे, उसमें किसी को चेंज करने का इख्तियार ना हो। अच्छा जी, अब आगे सुने, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अच्छा अब हम अगर पीपी की साइड पे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब मैं पीपी खरीदता हूँ तो क्या ऐसे ही खरीदूंगा या उसकी रिक्वेजिशन होनी चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट से? अच्छा यानी आप बोलते हो कि आगे वाला बंदा काम शुरू ही नहीं कर सकता जब तक रिक्वेस्ट ना आ जाए। ओके, तो ये तो सेग्रीगेशन और ड्यूटीज तो हो गई। ये किस असर्शन को केटर करता है, जरा तुम्हारा दिमाग घुमाता है? अकरेंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने लगी है ना, अकरेंस। अच्छा एग्जिस्टेंस तो तब आएगी ना जब वो आ जाए मेरे पास, सही है, बात समझ रहे हो? सुनना, अकरेंस यानी वो अकर ही नहीं होने देगा, बिला वजह चीज मंगवाने नहीं देगा। क्या तक अलाइंड हो? आगे सुनो, रिक्वेजिशन आ गई, अब एडमिन के पास आ रही है, इसकी जगह आ गई फाइनेंस वाले बंदे के पास। फाइनेंस वाले बंदे ने अपने हिसाब से किसी को भी ऑर्डर दे दिया। अप्रूवल लिस्ट होनी चाहिए, कोटेशन भी होनी चाहिए। अच्छा अगर 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 फॉर एग्जांपल सोच के बताना, अगर ये हालात वाक़यात हैं कि कोई अप्रूव लिस्ट ऑफ वेंडर्स नहीं है और हमने ऐसे ही उसको जनरेट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिस्क है? फ्रॉड रिस्क है। अच्छा तो फ्रॉड रिस्क फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है या मिस एप्रोप्रिएशन? अच्छा मिस एप्रोप्रिएशन ऐसे है क्योंकि यू विल बी कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर द एसेट्स नॉट एक्चुअली ऑर्डर्ड, और महंगे मंगवा लेगा। हो सकता है उस क्वालिटी के ना हो सकता है पैसे ज़्यादा चले जाएं, तो मेरे बुक्स में मेरे एसेट्स इन्फ्लेटेड रहेंगे जबकि उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अच्छा फिर हुआ ये कि जैसे ही एसेट आया तो उस एसेट को आते ही हमने जो है रिकॉर्ड किया, जैसे ही इनवॉइस आ गई फौरन से, तो क्या ये सही है? नहीं, जीआरएन के बेस पे होता है ना सर, इनवॉइस के बेस पे तो नहीं होता, इनवॉइस तो बाद में आती है। पक्का? अच्छा एडवांस इनवॉइस कर दी उसने, अब तो कर सकते हैं ना पीपी को, तो फिर अब क्या एंट्री क्या बनाऊं? पैसे दिए तो उसको मैंने एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। पक्का? ओके जी, तो मुझे एक बात बताओ, तो चलो एसेट आ गया, हमने पेमेंट कर दी, तो अब कैश से भी लिंक करते हैं इसको, कंट्रोल तो कंट्रोल से खेलते हैं ना। अब पेमेंट होनी थी, तो सीएफओ कह रहा है, प्लीज सुनना, सीएफओ ने क्या किया, सीएफओ ने बोला बेटा मैं तब तक चेक साइन नहीं करूंगा जब तक आप मुझे इनवॉइस ना दिखा दो। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया। पीओ वगैरह भी, परचेज ऑर्डर वगैरह भी देखने होते हैं, 3 वे मैचिंग होती है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि उसने इनवॉइस की सेटिंग कर ली और मंगवा लिया, जबकि ऑल टुगेदर आपका हिसाब किताब तो ऐसा होना चाहिए कि पीओ हो, जीआरएन हो, और जीआरएन तो उसमें हो गई नहीं क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है, तो लिखा हुआ होगा उसके ऊपर दिस इज एन एडवांस पेमेंट। तो ये याद रखना, ये डेफिशिएंसी हो सकती है, इनवॉइस इज नॉट द सफिशिएंट थिंग ओनली, पीओ भी देखना है। वही ना 3 वे हो गया ना, रिक्वेजिशन, पीओ और इनवॉइस, और जीआरएन तो है नहीं इसमें। क्लियर है? अच्छा अगर मैं पीओ देख रहा हूं तो इसका मतलब ये कि वाकई में वो चीज मंगवाई गई थी जिसके लिए मुझे पैसे पे करने को कहा जा रहा है,
ये बात है उसके अंदर, यहाँ तक अलाइंड है। अच्छा एक बार पेमेंट कर दी तो इस इनवॉइस को उसने फाड़ के फेंक दिया, अच्छा किया। अबे वो पेड का स्टैम्प लगेगा, सबूत कहाँ से लाओगी? बोलिए अच्छा किया सर, फाड़ के फेंक दिया। ओ भाई एविडेंस क्यों, स्टैम्प लगाओ उसके ऊपर पेड, देयर शुड बी सम आइडेंटिफिकेशन मार्क। अच्छा एक और चीज, क्या सिस्टम फंक्शनैलिटी हो सकती है डुप्लीकेट चेक की? तो डुप्लीकेट चेक कंट्रोल लगा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में जब मैं पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर बनाने जाऊं तो बोले बता किस इनवॉइस के अगेंस्ट में बना रहा है, किस वेंडर के अगेंस्ट में बना रहा है, तो वो वेंडर की डुप्लीकेट तो नहीं हो सकती ना। तो एक बार अगर वो डल चुकी है तो वापस नहीं आएगी, तो सिस्टम उसको प्रिवेंट करेगा। तो ऐसे भी डुप्लीकेट चेक कंट्रोल लग सकता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई वो तो कैश एंड बैंक के जो हमने कंट्रोल सीखे थे वो तो ये हैं। अच्छा अगर मैं बहुत ज़्यादा कैश में डील करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कैश होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है। अच्छा कंट्रोल रिस्क है फिलहाल इनहेरेंट है। अच्छा और अगर मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे काउंटिंग नहीं होती कैश की, हफ्ते हफ्ते बाद होती है, तो अब कंट्रोल रिस्क भी आ गया। तो सेम दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनहेरेंट रिस्क, पर कंट्रोल रिस्क व्हेन देयर आर नो कंट्रोल्स ओवर इट। ऐसा ही है, जब हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा तो होगा ना। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मेरा इनहेरेंट रिस्क भी ज़्यादा है, मेरा कंट्रोल रिस्क भी ज़्यादा है, तो मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क, तो मुझे अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो मैं कम करने के लिए क्या करूँ, नहीं सैंपल साइज ज़्यादा नहीं सर, हेलो एक मिनट, आपने पहले आप स्ट्रेटिफाई कर लें, आप दो अलग जगह निकल गए सर। पहले आप सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क दोनों अलग अलग हैं, आप डायरेक्ट नॉन सैम्पलिंग पे चले गए। पहले आपने सैम्पलिंग रिस्क को कम करें, स्ट्रेटिफाई करें अपनी लोकेशन को, हाई रिस्क में ज़्यादा वॉल्यूम वाली को पहले उठा लें और बाकी को सैम्पलिंग पे कर लें। ये तो हो गया आपका सैम्पलिंग रिस्क केटर। अब आप बात करेंगे किसकी, हाँ उस पर आप बकवास करेंगे भाई क्या हो सकता है, रिव्यू बना दें, प्लानिंग अच्छे से करें और टाइमली रिव्यूज करें, ये सारी चीज़ें। जी जानी एक अभी हमने कैश वाली बात की, जल्दी बताओ जानी, सुनना है आपने, टाइम कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आज काउंटर पे है ना, तो सैटरडे ये मैंने सवाल किया था पास पेपर का हमने। तो वो कंट्रोल लिस्ट है इनहेरेंट। ओहो इतना टेक्निकल क्वेश्चन भाई, कंट्रोल लिस्ट हुआ ना, इनहेरेंट तो था ही था, अब कंट्रोल लिस्ट भी हो गया, क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं लगाया हुआ ना कि जुम्मे को उठा के जमा करा देते कैश। अब हफ्ता इतवार भी आउटलेट खुलता है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए था कि एक सेफ लॉक्ड में होना चाहिए, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, चाबी किसी के पास नहीं होनी चाहिए सिवाय एक के। तो ये कंट्रोल होते तो कंट्रोल लिस्ट क्या हो जाता, क्लियर है। तो डिपेंड्स अपॉन ना हाउ यू थिंक। देखो इनहेरेंट रिस्क क्या है, ये बात सुनना, इनहेरेंट रिस्क को प्लीज सुनना, इनहेरेंट रिस्क को ऐसे सोचना है कि कंट्रोल आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको साइड में रख के सोचना होता है कि बाय नेचर इनहेरेंटली उसमें क्या खुसूसियात है, उस आइटम की खुसूसियात पर, लेट से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, इनहेरेंटली रिस्की है क्योंकि उसमें एस्टिमेट्स और जजमेंट्स। अच्छा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग उसमें भी ज़्यादा है, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट ज़्यादा है। अच्छा एक कंपनी है, तुम लोग मुझे बताओगे जल्दी से मेरे बच्चों, एक कंपनी है, रिएक्शन रोकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कौन रिएक्ट कर रहा है भाई, कहाँ से रिएक्शन आ रहा है, हमने तो एनोटेशन बंद की हुई है जानी, हाँ भाई एनोटेशन तो बंद की हुई है। अली कर रहा है, अली तेरे को तेरी माँ की कसम है यार, क्यों कर रहा है रिएक्शन भाई, हाँ भाई अली प्लीज जानी, असद भी कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे इस वालिद और असल वाले वालिद की भी कसम है, प्लीज जानी मोहब्बत है इसलिए कह रहा हूँ आज, प्लीज यार आखिरी क्लास में क्यों रिएक्शन दे रहा है यार, सारे कर रहे हैं। ओके अली ने मना कर दिया, असद ने भी बोली, देखो ये मोहब्बत से भी कभी कभी बात होती है ना। मैंने सीखा, मैं अपनी आईटी टीम को मैंने खूब डांटा ना, उन्होंने कंट्रोल से ही टेस्ट नहीं किए थे, ईवाई की बात कर रहा हूँ। फिर पार्टनर आया, बोले यार तू कैसी ईमेल कर रहा है आकाश, ये तो भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे। फिर मैं रात के 2 बजे गया उसके पास, आईटी वाले के पास, मैनेजर है हमारा, तो वह नीचे आ बिठाया उसको, कहा मैंने क्या मसला है, तो बोल रहा है कि यार आकाश भाई आपने ऐसा यार डांटा है पार्टनर को इसी में रख के, ये वो। मैंने कहा अच्छा सॉरी यार, आई लव यू, काम कर देगा। उसने बोला हाँ। अगला दिन ऐसा हुआ कि सारे कंट्रोल टेस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मुझे रियलाइज़ हुआ हर काम बम्बू से नहीं होता, हर काम प्यार से भी हो सकता है। तो देखो ये प्यार भी किया ना हमने, मान गए, अब अगर करेगा तो मैं दलील करूँगा, सही है। तो ये तो मोहब्बत है ना,
सही बोले सर, आप डांट भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम्हारी डिडाई हो गई है ना, उसका मसला नहीं है। चलें इधर आगे चलें जी। ओके, बोले सर पूरा सेशन जलील किया आपने, आखिर में आपको अंदाजा हुआ है पर अगर वो ना करता तो सीखते कैसे यार। चलें जी, खैर एनीवेज, अच्छा चलें अब आप आगे लेके चलते हैं। ठीक सर, सही है ओके जी सर, अहमद आए थे बिल्कुल। अच्छा भाई, सर से बोले वीडियो बनाया तो तुम गए नहीं उनके पास, कैसे बनाएंगे शेरिया। हाँ तो मैं भी नात खाने की बात कर रहा हूँ, नात अच्छी वक्त है तो सर ने कैमरा मंगवाया, इसको बिठा के ये नात पड़ेगा और सर टोपी लगा के बैठे होंगे। हाँ जी, इधर सुनो भाई जल्दी से इधर। खैर एनीवेज, अभी मोमेंटम नहीं खराब होना चाहिए, हम कहाँ निकल गए। चस्सी तेरी वजह से अपनी कौन से कंट्रोलर्स को ले आया बीच में। खैर एनीवेज, हक बनता है इसका। सुनो, आज मैं नहीं डांटूंगा। इधर चलें, इधर सुने फोकस के साथ। मैं भी रोज़े रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। किन्जा मैं भी रोज़े रखूंगा, किन्जा कह रही है मैं भी रोज़े रखूंगा। मुझे समझ नहीं आई बात। अच्छा नहीं, वो या तो मैं बोले फेक आईडी से आया कोई। अच्छा अबे नहीं, वो नात की बात कर रही है यार, ऐसा कोई नात है कोई ऐसी, है ना? आपने सुनी है ऐसी नात? इसका टाइम है तभी सवाल नहीं हो रहे। नातें सुन रही है बैठ के, उसका टाइम है इसके पास ये। हाँ अच्छा, पुरानी नात है। ओके ओके, चले इधर सुने 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 जल्दी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुने इधर प्लीज, फोकस कर जानिए। अच्छा ये हो गया। अब हमने कहा आपको कुछ इन्वेंट्री काउंटिंग की तमीज तहजीब याद है? अलग-अलग जो काउंट हो गए, अलग-अलग एरिया को अलग-अलग कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है, तुमने बताया गलत। ब्लैंक शीट में कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। शीट शुड बी विदाउट क्वांटिटी। अच्छा क्वांटिटी होगी तो देयर वुड बी एन टेम्पटेशन। हाँ ये उर्दू में लिखेंगे, देयर वुड बी टेम्पटेशन, बगैर चेक किए टिक लगा देगा। अबे इंग्लिश में बोलो ना आगे, वो लिखना है। तो सुनो, यही बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताओ कि हर टीम को अपना अपना एरिया बताना। अच्छा वेयर हाउस के बंदे काउंट करेंगे? इंडिपेंडेंट बंदे होंगे पक्का? एक्सपीरियंस फुल देखते बोलते इसके अंदर इतने 5 यूनिट्स पड़े हुए हैं। ओके जी। अच्छा मुझे बताओ जो काउंट हो गया उस पर मार्किंग क्यों? पेंसिल से कर लें? पेन से पक्का? अच्छा और जो ऑब्सोलीट आइटम्स है वो अलग? अच्छा जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो मूवमेंट चलनी चाहिए, खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, नहीं स्टॉप मूवमेंट होनी चाहिए, पक्की बात है। अच्छा जो सैलरी का हिसाब किताब है, सैलरी का, तो मुझे बताओ कि क्या सैलरी के ऊपर जो पेरोल सिस्टम है उसके ऊपर किसी को एंटर करने का इख्तियार होना चाहिए? लिमिटेड एक्सरसाइज पक्का? तो फिर आज की कैलकुलेशन कैसे होती है? टाइम इन टाइम आउट, बायोमेट्रिक, और या सुपरवाइजर रिव्यू कर रहा हो? बिल्कुल। अच्छा फिर मुझे बताओ, क्या आपने सिस्टम के ऊपर लिमिट चेक कंट्रोल लगा सकते हो? अच्छा बैच कंट्रोल, बैच टेस्ट, बैच टोटल, बैच टोटल लिख सकता है? बैच टोटल क्यों लगेगा? नहीं, बैच टोटल का मतलब यह है कि अगर मैनेजर रहेंगे तो मैनेजर्स की टोटल सैलरी इतनी होती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए, ऐसा है? अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताओ कि क्या हम उस सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेशन होगी उस कैलकुलेशन को एक बंदा मैनुअली रीचेक कर लेगा कि क्या वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही? थोड़ा सा आईटी जनरल कंट्रोल को भी टेस्ट करते हैं। हमने नया आईटी सिस्टम लिया है, नया पेरोल सिस्टम लगाया है, तो क्या इक़्तिदामात हो सकते हैं अमजद भाई? थोड़ा थोड़ा सुकून से सांस ले ले, पहले सुकून से सोच के बता। इम्प्लीमेंट करने से पहले मतलब चेक करना चाहिए उसको कि तू बहुत आगे आ गया। आप ये बोलोगे देयर शुड बी ए सेग्रीगेशन ड्यूटी, बनाने वाला अलग, यूज़ करने वाला। अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा है? वो तो हो गया ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में, सही है। उसको ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर गोइंग लाइव, आपने एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए, ट्रेनिंग्स करानी चाहिए, ये सारे जनरल कंट्रोल थे ना। अच्छा तो उसके अंदर किसी को चेंज करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अच्छा तो मुझे लगता ही है, पता नहीं क्यों, नया सिस्टम है ना, तो उसको शाना बशाना उसकी टेस्टिंग चलनी चाहिए जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, ताकि एरर्स डिटेक्ट हो जाए, एरर्स ना हो।
तो ये तो हो गया भाई नया सिस्टम लगाने की बात। जनरल कंट्रोल में कुछ एक्सेस मैनेजमेंट भी देगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय चला गया, एक्सेस रिवोक हो जाए, कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको मिलना चाहिए, पर उसके पूरे लॉग बनने चाहिए, किसने एक्सेस दिया, किसकी रिक्वेस्ट पे दिया, कब हुआ, वो सारी चीज़ें डन है। ये हिसाब किताब होना चाहिए। चलें ये भी मान लिया। फिर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी भी थी, पता नहीं क्यों। कुत्ते का नाम रख लो, बिल्ली का, बेगम का, बच्चे का, क्यों मना क्यों है? इजीली गैस हो सकते हैं, सही ना। ऐसे पासवर्ड नहीं होनी चाहिए जो रास्ते में चलते हुए घूमे दिखें, सही है, बात समझ आ रही है। तो उसमें मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जैसे फेसबुक पे आप करते हो तो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वीक पासवर्ड है। अगर पासवर्ड चेंज करते हो, मैंने तो ज़माने पहले किया था, अब तो शादी के बाद तो कभी चेंज करने की नौबत नहीं आती, वैसे ही पड़ा हुआ है, सही है। क्या कह रहा है? किसका? अबे तेरी एक नहीं होती, शक्ल देख अपनी, बोला दूसरी बीवी के नाम पे रख दो यार, कसम से। तूने एक भी जोक मारा, वो भी इतना सोच के, वो भी इतना वाहियात। इधर अबे एक होनी नहीं इसकी, बोले दूसरी बीवी। भाई क्यों रख सकते हैं? आपको ये कहे भाई बीवी का नाम ही क्यों रखना है, इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत होनी चाहिए दिल में, पासवर्ड में नहीं, सही है। अगर यही सवाल तुम मुझसे 10 साल पहले पूछते ना तो मेरे को 3-4 पासवर्ड चलते हुए दिखाता, सही है। सुन ले भाई इधर, नहीं यार क्यों भाई बेगम का नाम रखना, कोई अच्छा सा पासवर्ड रख ले। अगर रखना भी है तो आगे कुछ कैरेक्टर्स डाल दे, 3-4 कैरेक्टर डाल दे, सही है। कैपिटल, स्मॉल, नंबर, न्यूमेरिक सब चलता है उसमें, सही है। चलें ओके आगे, बराबर वाली की बीवी का नाम पे रख दो, सही है ओके। सर आज हाकिम की मिना नहीं आई मार्केट में, भाई बैठी हुई है, निम्रा कह रही है हाकिम की मिना आई हुई है, भाई आई हुई है, वो सुबह सुबह वो प्रकट हुई है यहाँ पे, आई हुई है, बैठी हुई है, चुपचाप देख रही हैं कि सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, सुकून से इधर ओके। खैर एनीवेज प्लीज़ सुने इधर। अच्छा अब आयशा ने एक फरमाइश की कि सर ज़रा आप कंट्रोल की दुनिया में एंटर हुए ही हैं, तो जनरल कंट्रोल तो आपने बताया, इसमें और भी बताएं, अभी बताते हैं, आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या पासवर्ड वाली चीज़ समझ आती है? अच्छा तो क्या जनरल कंट्रोल में बैकअप रिकवरी प्लान्स वगैरह होते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा आईटी ड्रिल्स होती हैं कि आईटी ड्रिल्स का मतलब ये है कि भाई मैं कितना लोड उस पर डाल सकता हूँ, कितना जल्दी रिकवर हो सकता है, ऐसा ही है। अच्छा फिर उस पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हों, सीसीटीवी कैमरेज हों, लिमिटेड एक्सेस राइट्स हो जहाँ पे हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, ये प्रॉपर एयर कंडीशनिंग ताकि सिस्टम हमारे ख़राब या हीट अप ना हो, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की हुई है, इंश्योरेंस हुई हुई है, वो सारी चीज़ें, वो कंटिन्यूटी में आता है। अच्छा अगर मुझे अपने सिस्टम में चेंजेस करानी है तो उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? चेंज मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? चेंज मैनेजमेंट। अच्छा चेंज मैनेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट होगी, अप्रूवल होगी, लॉग्स बनेंगे, फिर टेस्टिंग होगी, फिर ओके लिया जाएगा, फिर ट्रेनिंग होगी और फिर लाइव होगा, ऐसा है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा ना? ये हो गए आपके जनरल कंट्रोल्स जो मैंने बताया। अच्छा अगर मैं वैसे ही पूछूं आपसे, मैं एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करता हूँ, सही है, मैं कंट्रोल बोलूँगा, आप एक एग्जांपल दे देना उस पर, सही है। मुझे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाना है, पासवर्ड लगा सकते हैं पक्का, थंब इम्प्रेशन, फेस रिकग्निशन। अच्छा सर कोई अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की 2 किस्मात हैं, नहीं भाई, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की 2 किस्मात हैं, एक इनपुट वैलिडेशन, इनपुट ऑथराइजेशन। भाईजान थोड़ा सा हम थ्योरी वाला भी एरिया टच कर रहे हैं ना, सही है। इनपुट वैलिडेशन, इनपुट ऑथराइजेशन। अच्छा तो इनपुट वैलिडेशन में कौन कौन से आ सकते हैं? पासवर्ड नहीं आता, वैलिडेशन कि इनपुट जो ज़्यादा है उसमें लिमिट चेक कंट्रोल, रेंज टेस्ट, एग्जिस्टेंस चेक, ये सारे आते हैं कि इनपुट जो डाल रहा हूँ वो वैलिड है या। पासवर्ड तो इनपुट ऑथराइजेशन है कि क्या वो बंदा ऑथराइज है भी, उसको एक्सेस दिया हुआ है, क्लियर है भाई?
थोड़ा सा याद आता है? अच्छा, फिर क्या हमारे कोई कंट्रोल्स थे ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा? क्या थे? हाँ भाई, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अच्छा, फॉर्मेट चेंज करते हैं 1010 स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर, और क्या था? कुछ याद है? स्ट्रीम साइफर क्या होता है? पासवर्ड जो लगाते हैं कि यहाँ हर वर्ड अलग अलग अलग। ब्लॉक साइफर क्या होता है? 3 के 2 के ब्लॉक बना देगा। ये ऐसा, इसको याद नहीं था ये जगह, पहले भी जाके फौरन याद करेगा। इधर बुक खोल रहा है इधर। खैर एनीवेज, तो देखो ये ऐसे याद होना चाहिए यार तुम लोगों को। मैं भी तो पूरी रात बैठ के याद करके आया हूँ अभी ये। तो भाई याद तो किया ना, ऐसा तो नहीं है ऐसे ही आ जाऊंगा उठा के। अच्छा, अल्लाह की कसम, ये तुम्हारी लिए स्लाइड बनाई ना, अभी तक मैंने इसमें कुछ समझो कि तुम्हें सारी चीज़ें वैसे ही बता दी। ये जो मैंने अपना एआई बनाया था ना, तो जाहिर सी बात है उस पर काम चल रहा है अभी, और थोड़ा सा उसको एनहांस कर रहा हूँ। अब उस एआई को अभी आज मैंने अपना बैठ के टेस्ट किया ना, तो उसमें कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज इन द सेंस कि वो उस इंजन उस तरीके से काम नहीं करना, उसको और खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने, उसने बेवकूफ़ एआई ने मेरा आधा 1 घंटा ज़ाया कर दिया। मैंने बोला क्या एआई बनाया है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा अटक करके बना के दे देगा। अजीब चीज़ें बना के दे दी उसने। फिर उसको बोल रहा हूँ कि यार यू आर नॉट जनरेटिंग व्हाट आई रिक्वायर। बोल रहा सॉरी कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू डू इट। अबे मैं तेरे को क्यों बताऊँ, तेरे को रखा क्यों था? तो क्या फिर तुम्हें बताया भी था ना एआई को यूज़ करना है पर देख के। तो इसलिए फिर मेरा टाइम जाएगा। मैंने सोचा इसने बना तो दिया था, मैं तुम्हें वैसे ही पीडीएफ दे दूंगा ये वाली, एक बार स्किम कर लें, उसमें सारे रिस्क वगैरह समराइज हुए हुए हैं। सही है, चलें। बट एनीवेज हम ज़रा वापस चलते हैं, जी। यहाँ पे ये आ गया था, चलो ओके आगे। अब हमने स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर समझ लिया, और कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पे ऑथेंटिकेशन कोड्स भी थे। सर कि यहाँ जो कोड डाले वहाँ डालेंगे तो चेंज हो जाएगा। नहीं, ऑथेंटिकेशन कोड था क्या? हाँ जी, था क्या ऑथेंटिकेशन कोड? एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड लाइक ओटीपी। क्या आप ओटीपी बताएं तो ये ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है। यस, वो भी टाइम वाइज एक्सपायर हो जाए, ये भी होना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपके जो थे एप्लीकेशन कंट्रोल्स की कुछ किस्मात थी। ऐसा ही है भाई। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, हम फायरवॉल्स जो लगाते हैं वो जनरल कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल है? पक्का? पूरे सिस्टम पे लगा हुआ है? पक्की बात है। ओके जी, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, जो मैं ओवरऑल ट्रेनिंग कराता हूँ वो भी जनरल कंट्रोल है कि वो एरर को प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, सही और करेक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके जी, ये भी साइड में लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड के रिलेटेड आपको पता है कि जेई टेस्टिंग कैसी कैसे हो सकती है? खामोशी क्यों हुई? जेई टेस्टिंग नहीं, अब फंस गए ना। नहीं, जेई टेस्टिंग मैं आपको याद दिलाता हूँ, वीकेंड्स पे बनी हुई एंट्री, जिस बंदे को ऑथराइज हो वो, और राउंड नंबर वाली हो गई कि भाई जल्दी जल्दी में यूज करते वो तो सस्पिशियस होती है सबसे ज़्यादा। राउंड नंबर में कैसे आ रही है? और एंट्री बुक हो के बाद में रिवर्स हो रही हो। हाँ, वो ईयर एंड से पहले बुक, ईयर एंड के बाद रिवर्स हो रही है। अच्छा, अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस वाली नहीं, वो तो क्या मैंने बहुत हैवी बताया था तुम्हारे लेवल पे कि अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन वाली कि डॉट 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 डला हुआ एडजस्टमेंट फॉर द ईयर आ रहा। भाई क्या एडजस्टमेंट फॉर द ईयर? एडजस्टमेंट होनी चाहिए ना। ऐसे बंदे ने बनाई जो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको नहीं बनानी चाहिए। ऐसा है? चलें अब आगे सुने। ये तो हो गया। मुझे ये बताओ, व्हाट आर द कंट्रोल्स दैट शुड बी देयर व्हाइल प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री? नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशन होनी चाहिए, बनाने वाला अलग, अप्रूव करने वाला और नहीं, और टाइमली अपडेट होनी चाहिए। ऐसा है, उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। उसके अलावा वो पोस्ट, तो ये वो कंट्रोल्स थे जो कि एंट्री को बनाते वक्त होते हैं। ये हर एंट्री पे होने चाहिए ताकि आपकी जेई कंट्रोल्ड रहे। अच्छा, तो एक और बात बताओ, अगर आपको कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिलता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे मिले? क्योंकि हम क्या करते हैं फ्रॉड में, वेयर एंड हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड। तो आप, अच्छा आप यहाँ से बात आती है, आप सवाल पूछते हैं, आप फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी तो करते हो, वो क्या होते हैं?
सोच के बताना। सही है, नहीं नहीं नहीं, इंक्वायरी होती है। अच्छा, पर इंक्वायरी में भी फ्रॉड रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज होती हैं, ऐसा है? पहले नहीं, आप फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करते हो? आपकी मैकेनिज्म, आपकी असेसमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आपने कोई फ्रॉड मिला, दोष साबित गवर्नेंस को बताया या नहीं बताया? तो यही बातें क्या फिर दोष साबित गवर्नेंस भी पूछते हो कि आपका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्या आपको कोई फ्रॉड के बारे में पता लगा? यस। अच्छा, फिर क्या इंटरनल ऑडिट के लोगों से भी सवालात करेंगे? उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, वहाँ से भी कुछ मैटर्स निकलेंगे। अच्छा, क्या इंटरनल ऑडिट की जब मैं रिपोर्टिंग पढ़ूंगा तो उसमें कुछ कंट्रोल डेफिशिएंसी सीधी सीधी मिल जाती हैं? तो वेयर एंड हाउ पता लग गया ना। वेयर हाउ वो कर कैसे सकता है, मैंने ऐसे भी सवाल कराए थे, याद रखिएगा कि वेयर और कर कैसे सकता है, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि इसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी तो ऐसे करेगा। लेट से कि भाई मेरे पास अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर नहीं है, तो वेयर ऑन एक्विजिशन ऑफ पीपी, या हो सकता है हाउ, भाई वो किकबैक्स बोलेगा, वो महंगा खरीदेगा, ऐसे बताना है आपको उसको कि भाई पूरा प्रूफ करना पड़ेगा तो जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आप जरा सुनना, जब हमने ये कहा तो हम उससे ये भी पूछने से इन्होंने कहा कि भाई आपका मैकेनिज्म क्या है, क्या आपकी विसल ब्लोइंग पॉलिसी है, क्या आपके प्रोसेस के अंदर आप मंथली रिव्यू कर रहे होते हैं, कौन आपको रिपोर्ट करता है, कैसे आपको पता लगता है कि ये फ्रॉड हुआ हुआ है? तो वो सारे मैकेनिज्म्स की हम शीट ले लेते हैं। मतलब विसल ब्लोइंग है, उसका मुझे MIS दे दो, मैं देख लूंगा कि क्या विसल ब्लोइंग में कोई रिस्क हाईलाइट हुआ था या नहीं हुआ था। पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड हो, पक्की बात है। फिर हम आगे चले थे, फिर हमने कहा था कि यार अगर फॉर एग्जांपल आप मंथ ऑन मंथ रिव्यू करते हैं तो आपने उसमें कुछ क्वेश्चन रेज किए होंगे, वो दे दें। अगर इंटरनल ऑडिट आपको रिपोर्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट्स दे दें, मैं वहाँ से देख लूँगा। बात समझ आती है? तो आपको पता लग गया स्पेसिफिक रिस्क। अच्छा, फिर मुझे बताओ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या हर कंपनी में होता है? हर कंपनी में होता है रिस्क, रिस्क होता है, रिस्क होता है, हर कंपनी में रिस्क होता है। पर आपको जब आप ये रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो ना फ्रॉड की, तो आपको अंदेशा हो जाता है कि स्पेसिफिक इस जगह पे भी हो सकता है। ओवरऑल अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, पर स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के लिए आप वो सारे प्रोसीजर कर रहे होते हो। जैसे कि आपने देखा ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, अचानक से कम हो गया। भाई क्यों, कैसे कम हो गया? हाउ? उसने एस्टिमेट्स को अनरीजनेबली चेंज किया होगा, वेयर? ECL में। अब हमने बोला बाकी सारी चीज़ें तो हैं अपनी जगह, इसको तो अलग देखूंगा, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है, क्योंकि वो कहता भी तो है कि फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपके एनालिटिकल भी होते हैं, और अनयूजुअल वेरिएशन, एनॉमलीज, अनयूजुअल या अनरिस्पॉन्डेड डिस्क्रिपेंसीज को आप देखते हो, तो आपको पता लगता है वहाँ भी फ्रॉड हो सकता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल नहीं होगा, ओवरऑल अपनी जगह है, उस पर तो ओवरऑल जेई टेस्टिंग होती भी है, पर हम पहले किस पे काम करते होते हैं? स्पेसिफिक जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फ्रॉड से एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट होगी, एरर से जो होगी उसको पकड़ना आसान है, और जो फ्रॉड से होगी उसको पकड़ना मुश्किल है। क्यों? हाँ जी, जल्दी बताएं। क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी पोजीशन में होती है कि वो सारी चीज़ें डेलिबरेटली छुपा सकती है, तो वो इंटेंशनल होता है, या ओवरराइड करेगी, तो ऐसा लगेगा आपको सब सही लग रहा हो जबकि सब सही ना हो। ये हो गया फ्रॉड साइड में। अच्छा, आरपी हमने बात कर ली, जो आरपी की कुछ चीज़ें रह गई थी, ज़रा वो तुमसे पूछ लेते हैं। आरपी के ऊपर कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? एक बंदा हो जिसकी जिम्मेदारी हो, जो सारी आरपी के रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करे। अच्छा, बोर्ड का मैकेनिज्म हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अपने सारे इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करें, विसिल ब्लोइंग होना चाहिए, पक्की बात है। और नहीं, वो तो हो गया ना, और हर एक ट्रांजैक्शन एक मैकेनिज्म से अप्रूव होकर होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल्स से ही आपको याद होने चाहिए कि आरपी की कंट्रोल्स क्या होते हैं, सही है। अच्छा, फिर अगर मुझे बताओ आपको एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिली आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो रिलेटेड पार्टी का रिस्क हो सकता है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी कंफर्म नहीं हुई है, रिस्क हो सकता है, तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, बिजनेस राशनल देखेंगे कि भाई ये वजह क्यों थी,
तो आप फिर देखोगे क्या इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है, और अगर आपको पता लगे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है और आपको पहले नहीं पता थी, तो वो वाले प्रोसीजर कि सबको बता दो आपने क्यों नहीं, कौन से कंट्रोल फेल हुए थे, और वही सारे प्रोसीजर वापस से परफॉर्म करोगे ताकि आपको पता लग जाए कि क्या कोई और रिलेटेड पार्टी नहीं जो हमसे छुपाई गई हो। क्लियर है भाई? आरपी में तो आई थिंक इतना सही था। और अगर मैनेजमेंट कह रही है कि हमने आर्म्स लेंथ पे किए, दावा कर रही है, तो फिर हम मार्केट कंपेयर करेंगे, ऐसी सिमिलर ट्रांजैक्शन अभी हुई है वो देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी आपने कंपेरेबल टर्म्स देखना है। एक्सपर्ट को लगा सकते हैं? ओके भाई, चलो भाई माशाल्लाह एक्सपर्ट भी आ गया दुनिया में। तो जब अगर एक्सपर्ट आ गया तो आप मुझे बताएं, क्या एक्सपर्ट मैं ऐसे ही रख लेता हूं या पहले कंसिडर करना है कि अपॉइंट करूं या ना करूं? क्लियर है? अच्छा नहीं, पहले आपने देखना है कि कंसिडर करना है अपॉइंट करूं या ना करूं। उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं कि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया या नहीं किया, कितना रिस्क है उसमें, क्या मैं खुद नॉलेज एक्वायर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ नॉलेज एक्वायर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो वो मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास प्रायर किसी का एक्सपीरियंस अवेलेबल है, या फर्म में मैं ट्रेनिंग लेके वो एक्वायर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर इन सारों के जवाब नो आते हैं, तब यू कंसिडर अपॉइंटिंग ऑडिटर एक्सपर्ट। फिर बोलते हैं रुक जा भाई, यहाँ पे ज़रा ये देख लो कि सामने वाली एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, कॉम्पिटेंस देखने के लिए उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश, उसकी क्वालिफिकेशन, वो किसका मेंबर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया कॉम्पिटेंस ना। कैपेबिलिटी के लिए उसने कितनी रिपोर्ट पब्लिश की है। अच्छा, उससे बात कर सकता हूँ जाके, सवालात करूँ उससे, हाँ, और किसी और से भी फीडबैक ले सकता हूँ जिसने किया। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये किया सारा हिसाब किताब, जब मैंने ये किया तो मुझे पता लग जाएगा वो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है। अब ऑब्जेक्टिविटी के लिए मैं, अच्छा अब एक एक करके, ये थोड़ा गेम है यहाँ पे, सुने। अब ऑब्जेक्टिविटी के लिए गनी तुम बताओगे पहले क्या लिखेंगे। ऑब्जेक्टिविटी के लिए वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसके लिए क्या कर सकता हूँ। पहले तो उससे इंक्वायरी कर लूँ कि आपका कोई मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक तो नहीं है। अच्छा, और मैं मैनेजमेंट से पूछ लूँ। अच्छा, मैं मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लूँ। इससे तो लेंगे ही लेंगे कि भाई तू ये कंफर्म कर रहा है कि वो नहीं है, एग्रीड है। और वो तो इंक्वायरी कर ली ना, वो तो इंक्वायरी कर ली। अच्छा, फिर मैं क्या इससे इंडिपेंडेंस एग्रीमेंट साइन कर लूँ? किससे? एक्सपर्ट से। ओके, तो ये भी बात समझ आ गई। अच्छा, जब मुझे ये पाक साफ मिल गया तो हम कह सकते हैं वो अपॉइंट हो सकता है, कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, इंडिपेंडेंट भी है। अच्छा, अब जब मैं एंगेजमेंट एग्रीमेंट करूँगा, हो सकता है सवाल आया इसमें से, एंगेजमेंट एग्रीमेंट करूँगा तो एंगेजमेंट एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, नहीं उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। नहीं, पहले तो एक मिनट, होल्ड ऑन, एक चीज़ मिस हो गई मुझसे। आप पहले उसकी फील्ड की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लोगे, एटलीस्ट काम रिव्यू कर सको, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप तो बिल्कुल फारिग हो। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि उसको काम रिव्यू कर सको, एंगेजमेंट लेटर बना सको, ये सारी चीज़ें। अच्छा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें अब सुने, इंगेजमेंट लेटर में क्या हम ये मेंटेन करेंगे, लिखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अच्छा, मेथडोलॉजी, स्कोप क्या होगा, और मेथडोलॉजी बहुत अहम है। अच्छा, मैं बोलूँगा तो मैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत करना है, तो उसको समझाऊंगा, और मैं उसको बोलूँगा भाई ये डेटा का मैकेनिज्म होगा, अगर कोई आपको मसला हुआ तो इस डेडलाइन पे आप हमें रिपोर्ट करोगे। कम्युनिकेशन मेथड्स के अगर एस्केलेट करना तो क्या तरीका होगा, डेट बताएंगे, इस दिन पे आपने ये दे देना है। अच्छा, डेट अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि आखिर में आके फंस जाए और उसने काम ही नहीं दिया, तो क्लाइंट तो ये बोलेगा ना कि भाई तेरा मसला है, मेरा क्या जा रहा है। तो आप प्रेशर में आके गलत ओपिनियन दे दोगे, और जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल ब्रीच हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिविटी भी बाहर में गई, क्योंकि आप तो बाइसनेस से काम करोगे, क्योंकि आप बोलोगे मुझे क्लाइंट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, देर हुई तो मेरी वजह से हुई, तो ये यहाँ से बातें निकलती हैं। वो तो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट ना इन योर बिजनेस रिलेशनशिप। हाँ, वो तो टाइम किस चीज़, वो तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपर्ट कौन सा है, लीगल है, वैल्यूएशन है, व्हाटसोएवर जो भी है। अच्छा, अब ये भी बात समझ आती है, जब आपने ये हमने कहा, जब आपने कहा कि भाई ऑल टुगेदर कि आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, अब जब उसका काम आएगा तो उसको रिव्यू करोगे? पक्का? अच्छा, रिव्यू करने में ये आता है कि उसके आपने वर्किंग के एक्सट्रैक्ट देख लिए, उसके बेसिस देख लिए कि उसने किस बेसिस पे किया हुआ है, और अगर फिर कंपेयर करेंगे। यस, तो अगर मुझे बताएं कि अगर डेटा कंपेयर किया हमने और उसमें कोई एनॉमली दिखी, तो या तो मेरा वाला गलत होगा,
हम दोनों को आपस में बिठाएंगे, बोलेंगे भाई देखो कौन सही है, किसी एक को एग्री करो, अगर वो भी नहीं है तो दूसरा एक्सपर्ट लेके आ जाओ। हाँ, अलाइन बोथ द एक्सपर्ट्स, अलाइन करोगे ना, सही है, सही है, ओके। मतलब उसके तो अलग अलग तरीकों से लेकर अलाइन कर लो, प्लान कर लो मीटिंग, अरेंज अ मीटिंग फॉर बोथ ऑफ द एक्सपर्ट्स टू कंक्लूड ऑन द मैटर, टू कंक्लूड ऑन द डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। चलें अब आगे। अब मुझे बताओ एक्सपर्ट का नाम हम रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसकी परमिशन से लेके, और अगर ओपिनियन को समझने के लिए लाजमी हो, अदरवाइज। अच्छा कैम में लिख सकते हैं, हम कैम में उसका नाम यूज़ नहीं करते, हम कैम में से कहते हैं हमने एक्सपर्ट यूज़ किया था, बस ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते नाम कौन था, सही है। और ओपिनियन में भी आप बोलते हो कि एक्सपर्ट का रेफरेंस देते हो, ताकि समझ आए कि वैल्यूएशन का मसला था, इस वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई की है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई 40 मिलियन से ऊपर रखी हुई थी और वो मटीरियल है, तो मैं क्वालिफाई करूँगा, तो मैं बोलूँगा ना कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, तो वहाँ पे हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, सही है। एंड it IS 40 requires that the investment property should be remeasured at each reporting date. For this purpose, we hired our expert, which indicated the fair value of rupees this, creating a difference of this amount. If this would have been corrected, profit इतने से कम हो जाता है, investment property इतने से कम हो जाती है, equity इतने से कम हो जाती है, वो आपने बेसिस बताने होते हैं। तो फिर वो समझ ही तब आएगा ना जब आप तस्करा करोगे कि एक्सपर्ट ने वैल्यू बताई थी इसलिए डिफरेंस आया, वरना मेरे बस की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि ना वो अकाउंटिंग का मसला है ना ऑडिटिंग का मसला है, वो अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का इशू है। क्लियर है भाई, ये हो गया एक्सपर्ट का मामला, आपका साइड में लगा दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एथिक्स की। कितने प्रिंसिपल्स हैं? पहला इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। अच्छा किसी भी माहौल में बैठ गए कोई भी क्लाइंट की बात कर सकते हैं, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर मना है। अच्छा मेरा क्लाइंट रिलेशन खत्म हो गया, अच्छा मेरा अभी क्लाइंट होने वाला है, वो पर्सपेक्टिव भी नहीं, पक्की बात है। अच्छा अगर एक ही फर्म में बैठे हुए एंगेजमेंट टीम्स भी पक्का, अच्छा मैं ये मेक श्योर करूं कि मेरे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको बोलूं भाई ये नहीं करना, ऐसा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, पक्की बात है, ओके जी। यानी वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि सर आपका बिजनेस रिलेशनशिप एंड भी हो जाए तब भी आपने, अच्छा अपने मफाद के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा तो ये बोल दूँ कि उसकी प्राइस ऊपर जाए, शेयर इसके EPS ये आने वाले बता दूँ किसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा तो कुछ ऐसे हालात वाक़यात हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पेश कर सकते हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन हो और अलाउड बाय लॉ हो, परमिशन हो क्लाइंट की, जैसे कि ICAP आ गया आपके पास, रेगुलेटर बोला वर्किंग पेपर रिव्यू कराओ, जो न्यू ऑडिटर आ गया तो उससे क्लाइंट से परमिशन लेनी होती है कि भाई मैं उसको बताने लगा हूँ, पर वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी में आ जाता है। क्लियर है भाई। अच्छा तो क्लाइंट एक्सेप्ट करते वक्त कोई कंट्रोल्स होते हैं? अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया जिसकी बैकग्राउंड ही खराब है, क्वेश्चनेबल इश्यूज अराइजिंग विद द क्लाइंट, तो इस लेवल ऑफ थ्रेट पे डिपेंड करता है कि भाई उसके ओनर्स कौन है, वो बिजनेस क्या करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर ये है तो ये थ्रेट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मना है, क्योंकि आप अपने कौन से प्रिंसिपल को बीच करोगे, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर है, क्योंकि इंटेग्रिटी यानी यू आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ, ये पूरा सीधे सीधे लिखा हुआ है मेरे चार्ट्स में। अच्छा अब एक तो ये हो गया, अब कहने का मतलब ये है कि भाई ऑडिटर चेंज हो रहा है तो क्या आप प्रोफेशनली ये कर सकते हो कि पिछले ऑडिटर को खत लिखो? हाँ, और पता उसको बोलते हैं ना, डू यू नो एनी रीजन दैट यू वांट अस टू बी नोन, दैट कोई वजह ऐसी कि मुझे बताओ कि भाई ये मैं एक्सेप्ट ना करूँ, ऐसा ही है। चलें ये भी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी हो गया, अच्छा इसमें भी परमिशन लेनी होगी मुझे कि मैं उसको भेजा, अच्छा वो मुझे ऑनेस्टी से जवाब देगा, जो फैक्ट्स हैं वो बता देगा, ऐसा नहीं हो कि उसके फड्डे चलते हों, क्लाइंट से हमें बोले हाँ भाई हमें चिपका के निकल जाए। एक भाई भाई की हेल्प करेगा, वो भी ऑडिटर है, तो अगर उसके कोई डिस्प्यूट थे तो क्या उसको ऑनेस्टी से बताना चाहिए? तो अगर डिस्प्यूट थे, प्लीज सुनना, डिस्प्यूट थे तो उसको लिखना चाहिए लेटर में यार कि भाई ऐसे लोग हैं, तो क्या क्वेश्चनेबल इश्यूज वहाँ से भी पता लग जाते हैं कि भाई वो तो आज ही पंगा कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करूँगा तो क्या ही करेंगे,
क्लियर है? तो आपका रिस्क ऑल टुगेदर बढ़ जाता है। पता है इसमें हेल्प क्या होती है? अगर आपको पता है कि ऐसा खतरनाक क्लाइंट ऐसा चीज़ पे बहस करता है, तो आपको एक्सपीरियंस टीम लगानी चाहिए ताकि वो बहस ना कर सके। यस, रिसोर्सेज ऐसे लगाएंगे फुल, जिसको IFRS पे ग्रिप हो, ऑडिटिंग पे ग्रिप हो, ताकि वो बहस करने आए भी तो बोले निकल बेटा, हमें पता है, सिखा नहीं हमें। हाँ, वो काम जाहिर सी बात है, रिसोर्सेज महंगी होंगी तो फीस भी ज़्यादा हो जाएगी। सर को लगा दें, बिल्कुल, थैंक यू जी, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इधर वो फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए, डिस्क्लोज करते हैं फैक्टर्स भी, अच्छा वो कह रहा है कि सर वो फैक्टर्स बता देंगे डिस्क्लोज करते हुए मैं क्या दिमाग में मद्देनजर रखूँगा। भंगी 5 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें पढ़ ले। मुझे बोल रहा है पढ़ने को। भाई सिंपल ये कि बोल रहा है कि जब आप फैक्ट किसी को डिस्क्लोज कर रहे हो ना, सुन तो ले, सवाल कर ले अभी। हम कह रहे हैं कि यार जब हम किसी को फैक्ट डिस्क्लोज करते हैं ना कि हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो पहले मैं वैलिडेट करूँगा कि क्या मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कन्फर्मिंग पार्टी के बारे में भी सोचूंगा कि सही हाथ में जा रही है, और फिर देखूंगा इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने किस किस पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या मुझे लॉ रेगुलेशन इजाज़त देता है या नहीं देता। यही है। तो चस्सी पढ़ लेता है, ये मेरे से भी बुलवाया, बता दिया ना, सही है। इधर अच्छा टेस्ट कर रहा है कि सर याद करके आया नहीं आया, मैं पूरी रात लगाई है कल के भाई याद हो मेरे को पूरा, सही है ना। तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि ये चले खैर, एनीवेज इधर सुने आगे। इस सेशन में हाकिम की मीना बहुत मिस करूंगी, निमरा कह रही हैं, तो आप उसके बाद बात कर लेना ना उससे, क्लास के बाद, क्या मसला है, हमें तो कोई इशू ही नहीं है। सही है, खैर थैंक्स मिस, आपस में लगी हुई हैं बहनें। अच्छा भाई सुने जी, प्लीज़ सुने मेरे बच्चों इधर आगे। अच्छा हमने जब ऑल टुगेदर ये कर लिया कि भाई हमने देखा, तो एक और भी रिस्क आता है कि अगर मैं किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लूँ जिसको करने की औकात ही ना हो, यानी ना मेरे पास एक्सपीरियंस टीम मेंबर हो, ना उस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे आ गया ना, तो क्लाइंट विल नॉट रिसीव दैट सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड। तो आप बायस हो जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना देगा क्लाइंट। तो इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? ट्रेनिंग देंगे, नए एम्प्लॉय हायर कर लोगे, और आप उसको बोलोगे भाई टाइम बढ़ा डेडलाइन का, ये 2-3 महीने बाद मिलेगा ऑडिट, ऐसा नहीं 1 महीने बाद आके बोलो रिपोर्ट साइन करो, हमें टाइम चाहिए। और ऑडिट भी पहले शुरू करेंगे, नहीं पहले ऑडिट पहले शुरू करेंगे, यानी दिसंबर से पहले ही इंटरिम ऑडिट शुरू हो जाएगा जो प्लानिंग में सिखाया है। अगर नवंबर तक डेटा अवेलेबल है तो नवंबर पे 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का काम कर लेंगे ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए। तो वो ये पूरी प्लानिंग भी इससे लिंक्ड है। वो अगर मिला के पूछो तो लिखना, ऐसा नहीं कि अपने आप को महदूद रखो। सही है भाई, आप बोला प्लानिंग यहाँ से यहाँ पे लिंक हो जाएगी, एग्रीड है। अच्छा फिर कुछ केसेस थे, क्या मैं किसी क्लाइंट पे हैविली डिपेंड हो सकता हूँ फीस पे? नहीं, चलें 15% होते तो आप, अच्छा वो ऐसा क्यों मना किया गया? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, आप बायस हो जाओगे। वेरी गुड। अच्छा अगर फीस आउटस्टैंडिंग है, पहले क्लियर करेंगे फीस। अच्छा एक बार अगर हम उससे फीस क्लियर कर लें तो अब तो कुछ भी कर ले, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब आ जाओ ले लो रिपोर्ट, पहले क्या करना है? पैसा निकालना है, पैसा। अच्छा अगर ये हुआ कि वो बोले तुम पहले रिपोर्ट दो फिर पैसे, मना है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी अगर ये चीज़ देखेगी तो डाउट करेगी कि इसने तो गेम की है, कोई ख़राब की है, ऐसा ही है। चलें ये भी बात समझ आती है। फिर हमने कहा कि यार क्या मेरा अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट शेयर्स वगैरह होने चाहिए? अच्छा कंपनीज एक्ट के हिसाब से पार्टनर के बाद एक शेयर पड़ा हुआ है तब भी डिस्क्वालीफाइड, उसकी बेगम के पास तब भी। अच्छा और एक बात है, पार्टनर जो है वहाँ पे पिछले 2 सालों में काम करके आया है तब भी डिस्क्वालीफाइड, पक्का? तो 3 साल, सही है। खैर वो वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा और वो पार्टनर जो है इंडेप्टेड है कंपनी का। अच्छा अगर वो बैंक है, कोई फेवर वगैरह नहीं हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बता हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 मिलियन 90 डेज से यूटिलिटी बिल ओवर ड्यू हो जाए तो भी आप शार्ट हो जाते हो, आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। चलें अच्छा फिर एक और बात बताओ कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट तुम्हें घुमा रहा है, खाने पीने पे लेके जा रहा है, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी मना है, फैमिलियरिटी थ्रेड आता है, इंटिमिडेशन भी आ जाएगा, बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या किया उसने। हाँ ऐसा है, हाँ तुम भी तो ऑडिटर ही हो ना। इधर चलें जी, वो हमारे हेडक्वार्टर से कॉल आ रही है ना। इधर खैर
सर स्पाउस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो उस क्लाइंट की तो भाई डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो भाई डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो उस कंपनी से इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो नॉर्मल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, डायरेक्टर तो है ना, ये बात है। अच्छा भाई खैर ये सर अगर ऑडिटर का बैंक अकाउंट हो किसी बैंक में तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो ना। अगर ऐसे excessive interest हाँ rate भाई मुझे बताओ कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा बैंक अकाउंट है वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है। भाई हम लोग जो है फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हमारे पास है ना यूआई के पास, और हमारा बैंक अकाउंट भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ही है, तो हम तो ऑडिट करते हैं, और उसमें ये मेक श्योर ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर याद है ना, कि आपने कैसे कंक्लूड किया, क्या रिस्क आए थे, क्या थ्रेट्स आए थे, सब डॉक्यूमेंट करोगे, और आपने कैसे safeguard किया? कैसे सेफगार्ड किया उसको। तो हम बोलेंगे भाई हमें पता लगा था हमारा बैंक अकाउंट है पर इसमें कोई फेवरेट इंटरेस्ट नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला हुआ, तो हैंड्स वी कंक्लूड कि हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट शायद यहाँ से नहीं आ रहा, कोई स्पेशल टर्म्स ही नहीं लिए हुए हमने, एग्रीड है ना, ये कर सकते हैं हम आराम से। क्या मंगवाया तूने भाई नसवार? हाँ अरे फूल लाया मेरा भाई, चलें जी। अरे यार थैंक यू यार भाई, आई लव यू यार, थैंक यू भाई, लव यू यार। अमजद भाई पूरे मतलब सीज़न के बाद माशाल्लाह, थैंक यू भाई, इट मीन्स अलॉट, लव यू यार। अभी मैंने इसलिए अमजद भाई पता है क्यों बोला है, अगर मेरी बेगम रिकॉर्डिंग देखेगी ना वो आखिरी दिन हो जाता मेरा इसलिए। तो भाई अमजद भाई सब बोल दो, अमजद ही लाया ना, अबे हाँ बोलना, हाँ सही है इधर। खैर चले, हमें याद रखेंगे भाई, बिल्कुल याद रखेंगे। कल हम इमोशनल भी हो गए थे, हमने बोला कि यार बस सही है, याद तो रखेंगे, ऐसे याद तो आएगी, पर C5 में वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। सही है जी, रातों की क्लासें होंगी फुल फॉर्म के बाद धक्के खाते हुए आना, बैठेंगे यहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह सुबह भी रख सकते हैं, सही है ना। जैसे आप पहले रखते थे ना जब आप मतलब पढ़ रहे थे। हाँ चलें। अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट, जानी जल्दी इधर मुझे एक बात बताओ, क्या आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप क्लाइंट से हो सकता है? नॉर्मल कोर्स में हो तो नहीं है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम खरीद रहे हो क्लाइंट से और बहुत ज़्यादा कीमत के पर हैवी डिस्काउंट्स पे, तब सही है। अच्छा स्कीम लगी हुई है अगर, फिर सही है, फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो फिर अलाउड है ना, वो तो नॉर्मल कोर्स ही हो गया ना, फिर हमारे कोई स्पेशल वो नहीं। यहाँ पे फिर भी वो कहता है कि सिग्निफिकेंट नहीं करना ट्रांजैक्शन। वो बताता हूँ क्यों, एग्जांपल देता हूँ इसकी। मैं EFU जनरल का ऑडिटर हूँ ना, था बल्कि, अब तो नहीं हूँ खैर। तो हमने क्या किया था, EFU से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली हुई थी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे ली हुई थी, पर मैग्नीट्यूड इतना था कि बिल्डिंग, कैश, एम्प्लॉय सब उनसे लिया हुआ था। अच्छा अब होता क्या है, जब आप इतने मैग्नीट्यूड की ट्रांजैक्शन करते हो ना उनसे, तो एक साइड अराइज होता है कि यार कल को वो आपके पैसे क्लेम रोक के बैठ जाएगा, बोलेगा रिपोर्ट निकाल तो तेरे पैसे क्लियर करता हूँ, तो फिर वो इंटिमिडेशन आ जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए कहता है आप ये करें, बट उसका जो क्वांटम है ना वो कम होना चाहिए, तो फिर साइड वुड बी अपीयर टू बी सीन कि भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर है? तो ये लॉजिक है उसके पीछे। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, ये भी हो गया। हम अगर इसमें और भी केसेस अगर डालना चाहें तो जैसे इसके अंदर एक केस ये भी था कि भाई आपने अगर कोई स्टाफ यहाँ से वहाँ पे लैंड किया तो एडवोकेसी और सेल्फ रिव्यू आ सकता है। अच्छा और फिर कुछ केसेस थे कि वहाँ से बंदा यहाँ ज्वाइन कर रहा है, यहाँ का बंदा वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ बंदा आ चुका है, तो वो भी सारे केसेस थे। एग्रीड है भाई? तो एक ये हल्का फुल्का ओवरव्यू आपका ऑल टुगेदर कोड ऑफ एथिक्स का। अच्छा फिर आपने ये भी, अच्छा फिर लिखने का तरीका भी थोड़ा सिखा देता हूँ। आपने सिचुएशन पिक की, सिचुएशन पिक करने के बाद आपने बताना है कि इसमें थ्रेड क्या आ रहा है, और थ्रेड आ तो रहा है कि कौन से प्रिंसिपल को क्यों करेगा, कैसे, तो वाई बताना है आपने, क्योंकि वो बोलते हैं ना डिस्कस करो, तो वो डिस्कशन होनी चाहिए, वो बहुत अहम है। सिग्निफिकेंस भी बताना है। अच्छा मुझे बताओ अगर एक सीनियर लेवल का बंदा वहाँ जा रहा है, ज़्यादा है। अच्छा और सीनियर लेवल का बंदा वहाँ जा रहा है पर किसी ऐसी डिपार्टमेंट में जा रहा है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से लिंक नहीं है, तो नहीं है। अच्छा तो फिर इसके सेफगार्ड है ना, उसको किसी इवेंट में ना बुलाओ, उससे डिसएसोसिएशन कर लो, ये सारी चीज़ें। एग्रीड है?
ये हमने दुश्मनी तो नहीं कर सकते बेटा, मतलब ये फुल फजूल। फिर तूने दूसरा जोक मारा वो भी सोच के, वो भी गलत। चलो खैर, आज माफ़ी है, आज हम कुछ भी नहीं कह रहे, पर कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह एक दिन आएगा। सही है, बस सही है, डन है निमरा, डन हो गया। अच्छा सुने जानी, अब सुने, फोकस करें जल्दी से इधर मेरे बच्चों। ये तो हो गया ऑल टुगेदर कोड ऑफ एथिक्स का चीज़। मुझे बताओ, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट करना होता है कि आपने काम क्या किया था। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट थी तो आप ये बताओगे ना कि आपने फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, तो एनवायरनमेंट से क्या क्या चीज़ें मिली, और फिर उसका कंक्लूजन भी कि रिस्क क्या निकले, उसका कंक्लूजन भी। अच्छा फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल फेंकता हूँ तुम लोगों के पास, तुम लोग मुझे बताओगे कि इस पर तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए। पहला केस, मैं जो हूँ रिलेटेड पार्टी की डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहा हूँ, तो एक एक करके बताओगे, यहाँ एक एक करके। तो पहला क्या डॉक्यूमेंट करोगे? पार्टी का नाम और क्यों है रिलेटेड पार्टी वो डॉक्यूमेंट। वेरी गुड यार, रिलेटेड पार्टी का नाम और क्यों है वो रिलेटेड पार्टी, ये डॉक्यूमेंट करेगा। किसका? दूसरा सही है, ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, वो तो बता दिया ना इसने, सही है। और आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा फिर आप जो काम करेंगे, लेट्स से कि आपने आइडेंटिफिकेशन और आरपी पे मजीद काम किया, कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्पेक्ट किए, तो वो लिखोगे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट किए। हाँ, रेफरेंस भी दे सकते हो कि भाई ये जाके मैंने यहाँ पे देख लिया इसके। अच्छा, फिर उसका कंक्लूजन भी देखना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आप नीचे लिखोगे कि वी हैवंट आइडेंटिफाइड एनी एडिशनल रिलेटेड पार्टी अदर देन दोस डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट। यस, तो वो तो आखिर में पहले बताओ, बात समझ आती है कि आपने ऑल टुगेदर जो काम किया ना, आप रेफरेंस दे सकते हो। याद है उसमें कॉन्सेप्ट था वर्किंग पेपर रेफरेंस का। आप रेफरेंस तो वहां जाके देख लो मैंने इंस्पेक्ट किए हुए, और फिर नीचे नतीजा लिखोगे। देखो आप सीन किया, प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस ऑब्टेन किया, और उसके बेस पे कंक्लूड किया। तो जो काम करोगे उसको कंक्लूड करना लाजमी है, क्योंकि एविडेंस के बुनियाद पे ही आप कंक्लूड करते हो। और एविडेंस कैसे मिलता है? प्रोसीजर करके। तो प्रोसीजर जो की है वो भी लिखो, जो नतीजा आया वो भी लिखो, और जो एविडेंस मिला उससे जो कंक्लूड किया वो भी लिखो। अच्छा, तो हम अगर ये लिख रहा हूँ मैं, काफ़ी है मेरे लिए ना कि भाई मैंने ये इंस्पेक्ट किए, मिनट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुए हुए, उसके अंदर कोई मजीद आरपी की ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। हैंस वी कंक्लूड देयर आर नो अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दैट हैज़ बीन डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट अदर देन डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। अच्छा ओके, अब तुम सुनो, व्हाट इफ तुम ये हरकत करते हो, तुम्हें एक नई आरपी मिल जाती, तो फिर तुम आगे और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वी हैव कम्युनिकेटेड दिस टू ऑल द मेंबर्स। यस, फिर वो सारा लिखते तुम। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि हमने आर्म्स लेंथ बेसिस पर ट्रांजैक्शन की है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में ये डालते कि आपने कैसे कैसे उसको मार्केट से कंपेयर किया, और उसी रीसेंट ट्रांजैक्शंस को भी देखा कि वो कैसे बिका, कितने का बिका, वो सारी चीज़ें, क्या उस पर प्रॉपर अप्रूवल्स थे या नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी होगी। दिस इज व्हाट अबाउट, देखो अगर डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर आता है ना टेस्ट में, सिंपल याद रखना, हर वो चीज़ डॉक्यूमेंट करना जो तुमने परफॉर्म की है, प्रोसीजर, पर उसका नेचर ऐसा रखना कि हमने ये कर लिया, वर्डिंग पास्ट सेंस में हो जाएगी कि हमने ये परफॉर्म किए, ना कि करेंगे होता है प्लानिंग पे। तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट वो प्लानिंग की होती है कि हम ये चीज़ें करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? अच्छा चलें जी। एक्सेल में लगाते हैं बिल्कुल, और उसमें हर एक को रेफर करते हैं कि भाई ये इस पे काम इस वाली शीट पे हुआ हुआ है, इस पे काम इस वाली शीट पे हुआ हुआ है, ताकि एक इंडिपेंडेंट बंदा का उसको देखे, उसको समझ आए कि काम क्या हुआ हुआ है। और हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे कुछ यूनिक सवाल भी किए थे जिसमें काम देख के समझ नहीं आ रहा था, तो जो लिखा हुआ था वो वेग था, तो उसको भी एक नज़र ज़रा देख लेना। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, ये छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स भी हो गए। अब हम तुमसे पूछते हैं, एनालिटिक्स तो मैंने कल कराया था। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी अगर तुमसे पूछी जाए तो मुझे एक बात बताओ, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस में और आपकी नॉर्मल एश्योरेंस में क्या फ़र्क है? अच्छा, नॉर्मल एश्योरेंस होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स पे,
और इसमें प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी के रिस्क लिखे हुए होते हैं, अपॉर्चुनिटीज लिखी हुई होती हैं और इक़दामात लिखे हुए होते हैं, ऐसा है। अच्छा तो मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी फॉर्म ऑफ अश्योरेंस दे सकते हो? रीजनेबल और लिमिटेड दोनों? पक्का? अच्छा तो आपको नहीं लगता कि ये जब रीजनेबल और मैं लिमिटेड दोनों दे सकता हूँ तो मुझे इसमें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? पक्का? अश्योरेंस किसी भी रंगो नस्ल की हो। अच्छा इसमें रिस्क असेसमेंट होगी? पक्का? अच्छा रिस्क असेसमेंट ऐसे होगी कि आप ये देखोगे कि ये जो कंपनी है इसके मैंने इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, क्योंकि इसमें काम ही इन्वायरमेंट का है। एग्जाम्पल मैंने बताया भी था, अगर बैंक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जल्दी से, अगर बैंक है तो बैंक ने जो आज तक लोन्स रखे हुए हैं वो तो अपनी जगह पर, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये बैंक कितने साल आगे सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा तो अब हमें पता लगा कि उसने अपना 80% पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर में रखा हुआ है। अच्छा जब 80% पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर में रखा हुआ है तो ये तो एक उसके लिए रिस्क है कि ये बैंक आगे सर्वाइव, तो क्या हम ये सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन में अपने रिस्क में डाल सकते हैं? और फिर उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी लिखेगा, तो हम ये देखेंगे कि क्या उसने सारे रिस्क सही आइडेंटिफाई किए या नहीं किए। एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कि उसका 80% पोर्टफोलियो यहाँ पे हो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, मैंने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की, उसके ऑपरेशंस की, उसके बिजनेस मॉडल्स की, पता लगा 80% वहाँ पर है। अच्छा तो अब मेरे दिमाग में ये होना चाहिए ना कि यार उन्होंने यही रिस्क अपने सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट में डाले हों, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के पूरे डिस्क्लोजर्स होते हैं कि भाई गवर्नेंस वगैरह। अच्छा फिर वो लिख रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो भी असर्ट करते हैं ना, असर्शन होती है, वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जबकि हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे उसने एक ने भी मॉनिटर नहीं किया, भाई एक में डिस्कशन नहीं है। तो क्या ये उसका दावा जो वो सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर में लिख रहा है, क्या वो सही है गलत है? वो गलत है। तो इसीलिए फिर आप अपने रिपोर्ट में कहोगे ओपिनियन के अंदर के दीज आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी IFRS S1 स्टैंडर्ड्स के तहत नहीं बना हुआ, उसके अंदर ये मिस स्टेटमेंट है। तो आपको क्या लगता है जब मैं सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस करूंगा तो उसमें भी मटीरियलिटी निकाली जाती है? और वो बेस करेगी मेजरली क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स पे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही वाला बात है कि इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ। तो आप मुझे बताओ, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली बात है, मैं तुम सबसे पूछता हूँ, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली बात है कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्टिवली ओवरसी करते हैं जबकि असल में नहीं कर रहे, क्या ये बोलना एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट है? एंड हाउ डू यू थिंक दैट दिस इज द मटीरियल मिसस्टेटमेंट? अबे गवर्नेंस, और मतलब इससे तो इन्फ्लुएंस होगा ना, एक शेयर होल्डर बोलेगा अच्छा भाई सही है यार गवर्नेंस बैठी हुई है देख रही है, जबकि वो कुछ भी नहीं देख रही। चलो गवर्नेंस का मामला भी सही हो गया, हम नीचे आ गए, हमने बोला उसने बोला स्ट्रेटजी ये बनाई है, हमने बोला भाई स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखा तो सबूत तो उसके लिए भी चाहिए। अच्छा हमने बोला स्ट्रेटजी क्या है, उसने वहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि हमने अपने ऑल टुगेदर प्रोडक्ट की स्विचिंग की है और हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट किया। अभी कोई एग्रीकल्चर लोन मांगने आएगा उसको मना कर देंगे, एग्रीकल्चर लोन मांगने आएगा तो, और हमने अपने इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया ताकि एग्रीकल्चर लोन वाले को कटा के बाकी एंटरप्राइज लोन दे सकें सिक्योर्ड। तो एक बंदे को अगर मैं 22% पे लोन दे रहा था, मैं 15% पे दूंगा मार्केट के कंपैरिजन में, ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो को यहाँ से कम करूँ। मैंने बोला अच्छा भाई मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो, आपने क्या प्रूफ किया है, क्रेडिट डिपार्टमेंट ने क्या प्रूफ किया, कौन सा रेट कर सकते हो प्लीज़ सुनना। तो उन्होंने कहा कि भाई रेट तो 25% किया है, इन्फ्लेशन के हिसाब से और बढ़ा दिया। और मैंने कहा भाई वहाँ तो तुम लिख रहे हो कि 15% कर देंगे। उसने बोला भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही लिख रहे हैं। मैंने कहा मतलब यार कैसे कैसे लिख रहे हो? तो इसी के लिए तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होती है, पास की है फ्यूचरिस्टिक। तो हम तो बोल रहे हैं वो तो मिसलीड कर रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये इंफॉर्मेशन देना जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग है, आप अपने आप को इसके साथ एसोसिएट करोगे? तो क्या अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करोगे? और इसलिए क्वालिफाई करोगे क्योंकि यू गाइस कंसिडर दिस इंफॉर्मेशन टू बी मटीरियल बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। पहले बताओ भाई बात समझ आती है? अब एक दो और चीज़ें फेंकता हूँ फिर हम इसको क्लोज करेंगे। मुझे जल्दी से बताओ कि एक ऑडिटर है, वो एक्सपेंसेस देख रहा था, उसने GL में जाके देखा, जैसे पूछूंगा वो बोलेगा बीच में नहीं बोलना, सही है? एक एक्सपेंसेस देखा तो उसने GL में जाके देखा, हम ईयर एंड है हमारा 2025 31 दिसंबर 2000,
मार्च अप्रैल मई, लेट से 5 मई को उसने एक एंट्री देखी, उसने इसके एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए इनवॉइस निकाली, वो इनवॉइस डेट आ रही है पिछले साल की, जिस पे डेट है 28 दिसंबर 2024। रिकॉर्ड कब हुई है? अच्छा, तो मुझे बताओ इसमें प्रोसीजर क्या करते तुम? रिस्क क्या है इसमें? सही है, तो आगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? चलो इंक्वायर कर लिया, आगे यहाँ पे सारे अप्रूवल के प्रोसीजर लगेंगे। यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ अप्रूवल का मसला, यानी हुआ ये कि पिछले साल 28 तारीख को उसने किया नहीं, वो मिस हो गया, तो ऐसा इस साल भी होगा। और ऐसे और भी एक्सपेंसेस होंगे जो पिछले साल के होंगे जबकि रिकॉर्ड, और इस साल के होंगे जो अगले साल जा रहे होंगे। तो इसके लिए आपने अप्रूवल की एक्यूरेसी देखनी है, पहले नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी का, लॉयर का, ये सारे अप्रूवल बुक हुए या नहीं हुए। आप अभी विजिलेंट हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपने वो अप्रूवल वाली देखो अगेन। तो किसके अप्रूवल वाले? आप बोलते हो पिछले साल के अप्रूवल को इस साल से मैच करेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कोई अप्रूवल मिस तो नहीं है। फिर नेचर ऑफ ऑपरेशंस को देखते हैं कि नेचर ऑपरेशन में कौन कौन से अप्रूवल है जो बनते हैं और जो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, ये बात है। तो देखो अगेन सब्सटेंटिव मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा कराया, एक फाइल भी करके दे दी है, उसको प्लीज़ रिकॉल करके जाना, तुम्हें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पर हाँ, सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी अगर तुम्हें पिक हो जाए, सिचुएशन चल रही है ना, सिचुएशन में तुमने अगर राइट रिस्क उठा लिया, तुम प्रोसीजर आराम से लिख लोगे। क्लैरिटी है? तो आई होप रिपोर्ट, आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा मैं जानबूझ के नहीं कराया, वो तो वैसे वही है, मतलब उसमें बिल्कुल आसान है। रिपोर्ट तो मैंने इंटेंशनली भी नहीं कराया, मैंने तो वो एरिया छुए कि जो हिसाब किताब है। सही है? तो भाई चलें, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अगेन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशली अमजद भी एज वेल, आपने इतना प्यारा तोहफा दिया यार। लव यू गाइस, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट दिया, अब तुम्हारे बेस्ट देने की बारी है। प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है यार, ये सोच के करना पेपर कि यार तुम्हें एक उस्ताद को बताना है, अपनी फैमिली को बताना है कि तुम पास हो सकते हो। सही है? मैं यकीन करो, मैं जब भी ऐसा थक जाता हूँ ना, तो मैं, मेरे लिए मोटिवेशन तो मेरा कबीर है, मेरा बेटा। मैं बोलता हूँ यार नहीं यार, ये इसको कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगा मैं। मोटिवेशन टाइम के साथ चेंज होती है ना, माँ तो है ही मेरी, बेगम भी है, पर वो एक औलाद आ गई है ना मेरी, तो मुझे होता है कि यार नहीं, उसको कोई कंप्लेन ना करे कभी कि यार तेरे अब्बा ने ये यहाँ पे कमी कर दी थी। तो तुम्हें ये बोलना है कि यार नहीं, सर ने मेहनत की है, हमारे पेरेंट्स का हम पे ट्रस्ट है, हम पास होके दिखाएंगे। सही है ना? तो अनथक मेहनत है इसके पीछे, इस पूरे बैच के पीछे। कॉन्फिडेंटली जाना, ओ आई एम नॉट सेइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम जस्ट सेइंग बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हें आता है। स्ट्रेटजी तुम्हें बताई हुई है जानी कि तुमने पास पेपर्स करने थे वो हो चुके होंगे, और आखिरी दिन पे पूरा तुम्हें घुमा के जाना है, A to Z जो तुमने किया है पूरे 5 महीने में, वो सब घुमा के जाओगे, इंशाल्लाह तुम्हें वहाँ पे चीज़ें याद आएंगी। और फिर मैं वेट करूँगा तुम्हारे मैसेज के सर पेपर अच्छा हुआ, इंशाल्लाह। चलें, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।